यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। यदि किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, जाति, धर्म या समुदाय से कोई समानता प्रतीत होती है तो वह मात्र संयोग है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है और इसका किसी प्रकार का अपमान या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। Chapter 61 I do not intend to sing in Japanese song। रिंकल का स्वभाव सीधा सादा था। जब सब लोग हितेश की तारीफ कर रहे थे तो वो भी बहती गंगा में हाथ धो बैठी और कुछ अच्छा बोल दिया। लेकिन हितेश तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि रिंकल उससे नजदीकियां बढ़ाना चाहती है ताकि कुछ फायदा मिल जाए, और वो खुद पर बहुत ही गर्व महसूस करने लगा। एक छोटे से कंपनी का नौकर मुझ जैसे रसूखदार अफसर के बेटे से कैसे तुलना कर सकता है? ऐसा सोचते हुए हितेश को लगा कि उसने पहले आरव पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला था। उसे अब ज्यादा समझदार और विनम्र बनना चाहिए ताकि वो खुद को समझदार और काबिल दिखा सके। तुरंत उसने सबको बुलाकर कहा, सब लोग बैठ जाएं, आज का पूरा खर्चा मेरी तरफ से है, किसी को भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने रिंकल की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, रिंकल, तुम्हें इस जगह की जानकारी नहीं होगी, क्यों ना तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। यकीन मानो आज की शाम तुम्हारे लिए बहुत मजेदार होगी। अरे, रिंकल ने जल्दी से हाथ जोड़े और मुस्कुराकर बोली, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है हेड हितेश, सब लोग मस्ती कर सकते हैं, मुझे तो गाना बजाना नहीं आता, मैं बस बिग ब्रदर आरव के पास बैठकर देख लूंगी। हितेश की उम्मीदों पर पानी फिर गया। गुस्सा तो आया, लेकिन उसने सोचा कि रिंकल शायद थोड़ी शर्मीली है, इसलिए जबरदस्ती मुस्कुराया। ठीक है, फिर तुम मिस्टर आरव के पास बैठ सकती हो, अगर कुछ चाहिए हो तो बेहिचक कहना, संकोच मत करना। संकोच? अरे बिल्कुल नहीं करूंगा, अगर मैं संकोच करूं तो वो तो डिपार्टमेंट हेड हितेश का अपमान होगा ना। आरव ने हंसते हुए कहा, तो क्यों न शुरुआत में ही थोड़ी रेड वाइन मंगा ले, ताकि थोड़ा माहौल बन जाए और सबका मूड भी अच्छा हो जाए। हितेश के मन में नफरत की लहर दौड़ गई। उसने मन ही मन आरव को गंवार और मुफ्तखोर कह डाला, लेकिन चूंकि कुछ बोतल वाइन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, उसने हंसते हुए हाथ हिलाया और कहा, बिल्कुल सही बात है मिस्टर आरव, आप अपनी पसंद की रेड वाइन मंगवा सकते हैं। बाकी बैठे हुए टीचर्स खुश हो गए। भले ही वो अच्छे पैसे कमाते थे, लेकिन जब मुफ्त की वाइन मिले तो मजा ही कुछ और होता है। आरव ने आदर के भाव से सिर हिलाया और वेटर को बुलाने बाहर चला गया। वेटर से बात करके वो वापस आया और रिंकल के बगल में बैठते हुए हंसी में कहा, डिपार्टमेंट हेड हितेश वाकई बहुत दरियादिल है। मैंने 5 बोतल रेड वाइन ऑर्डर की है, लेकिन यकीन नहीं है कि काफी होंगी या नहीं। 5 बोतल? हितेश ने मन में व्यंग्य से हंसी। उसे लगा 5 क्या, 10 भी मंगा ले तो कोई बात नहीं। मिस्टर आरव ज्यादा संकोच कर रहे हैं, इतने लोगों के लिए 5 बोतल काफी नहीं होंगी, थोड़ी और मंगवा लेंगे। स्वर्गीय राज्य का स्टाफ बहुत फुर्तीला था। थोड़ी ही देर में बर्फ की बाल्टी में रखी रेड वाइन की बोतलें आ गईं। जैसे ही सबने बाल्टी में रखी बोतलों को देखा, सब दंग रह गए। वो 5 बोतलें असल में फ्रांस की 98 कैस्टल रेड वाइन थी। जो कोई भी वाइन की थोड़ी बहुत समझ रखता था, वो जानता था कि बोर्डो, फ्रांस की यह वाइन बहुत ही मशहूर है। और तो और, यह वाइन 10 साल से ज्यादा पुरानी थी, जिसकी कीमत हजारों रुपये में नहीं, हजारों डॉलर यानी करीब 5 लाख रुपए से ज्यादा थी। सबसे ज्यादा चौंक तो हितेश को लगा। उसे लगा था कि आरव ने सस्ती रेड वाइन ऑर्डर की है जो 8,000 रुपये माइनस 10,000 की होगी, पर अब तो 5 लाख रुपए जेब से उड़ते देख उसे मानो खून की उल्टी हो गई। ये सब तो डिपार्टमेंट हेड हितेश की बदौलत है, हम तो कभी ऐसा वाइन सोच भी नहीं सकते थे। कुछ होशियार टीचर्स आरव की चाल समझ चुके थे, लेकिन दिखावे में उन्होंने भी ताली बजा दी। हितेश मुस्कुराया जरूर, लेकिन उसके चेहरे पर खिंचाव साफ था। उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं, जब सब खुश हो तो वो सबसे बड़ी बात होती है। अभी तक तो वो बहुत खुश था, लेकिन अब उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके मूड पर बर्फ डाल दी हो। आरव को ध्यान से देखते हुए वो मन ही मन सोचने लगा कि इस नौसिखिए को कैसे सबक सिखाया जाए। उधर सारे टीचर मस्त हो गए थे। वाइन का असर भी चढ़ने लगा और सबने गाने और डांस में जी जान झोंक दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये सब पढ़ाने वाले टीचर हैं। अगर उनके स्टूडेंट्स उन्हें ऐसे देख लेते तो अपनी आंखें मलते रह जाते। रिंकल चुपचाप सोफे पर बैठी रही, इधर उधर का संगीत सुनती रही और कभी कभी फल का एक टुकड़ा खा लेती। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसने गाने में हिस्सा नहीं लिया। हितेश ने खुद को फिर से संयत किया और जब देखा कि रिंकल बाकी लोगों की गायकी में मगन है, तो उसने एक आइडिया निकाला।
वो माइक उठाकर बोला, आज की पार्टी टीचर रिंकल का स्वागत करने के लिए है और बतौर डिपार्टमेंट हेड मैं रिंकल के लिए एक गाना गाना चाहता हूँ, अपनी सच्ची भावनाओं के साथ। बाकी टीचर्स को तो पता ही था कि हितेश रिंकल में दिलचस्पी रखता है, तो उन्होंने ताली और सीटियां मारनी शुरू कर दी। रिंकल थोड़ी असहज हुई और घबराकर आरव की तरफ देखा। जब उसने देखा कि आरव के चेहरे पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है, तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली। हितेश एकदम भावुक अंदाज में गाने की लिस्ट में गया और बोला, मैं गाऊंगा जमाने लगे मिस रिंकल के लिए एक तोहफा समझिए। सच कहें तो हितेश की गायकी ठीक ठाक थी। भले ही वो कुछ ऊंचे सुर ना ले पाया, लेकिन उसने पूरा गाना गाया, अरिजीत सिंह का गाना जमाने लगे, और ऐसा लगा जैसे उसने ये गाना सैकड़ों बार गाया हो। अगर कोई आम लड़की सुनती तो शायद थोड़ी भावुक भी हो जाती। सब टीचर्स ने तालियां बजाई और रिंकल ने भी मुस्कुराकर थैंक यू कहा। हितेश खुद पर खुश था, लेकिन तभी उसने देखा कि आरव ताली नहीं बजा रहा, बल्कि लगातार वाइन के पैग पी रहा है। हितेश को गुस्सा आया और उसने तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तक मिस्टर आरव ने कोई गाना नहीं गाया, क्या अभी एक गाना गाकर सबको अपने सुरों से आनंदित करेंगे? आरव ने भौहें चढ़ाई और वाइन का गिलास रखकर हिचकिचाते हुए बोला, रहने दीजिए, मैं गाने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। अरे ऐसा नहीं चलेगा। हितेश ने मौके का फायदा उठाया और जोर देते हुए कहा, जब मिस्टर आरव गा लेंगे तब हम रिंकल से भी एक गाना सुनेंगे, है ना दोस्तों? टीचर्स का खाना पीना सब हितेश के पैसे से था, तो उन्होंने भी समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। रिंकल को गाने में झिझक थी, लेकिन वो आरव की आवाज सुनना चाहती थी। आखिर एक औरत जब किसी पुरुष पर दिल हार बैठती है, तो वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती है। एक गाना तो गा दीजिए बिग ब्रदर आरव, चाहे जैसा भी हो, सब लोग खुश होंगे, उसने मासूमियत से कहा। आरव के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसने सिर खुजलाया, माइक लिया और धीरे से खड़ा होकर बोला, असल में मैं तो बस आधा साल पहले ही विदेश से लौटा हूँ, तो यहाँ के नए गाने ज्यादा सुने नहीं है। अगर मुझे गाना ही है तो क्या मैं किसी और देश का गाना गा सकता हूँ? मिस्टर आरव क्या विदेश से लौटे हुए हैं? सच में? वाह, हमें तो पता ही नहीं चला। अरे ये तो शेख ही मार रहे हैं। कुछ टीचर्स ने मजाक में टोकना शुरू कर दिया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि अगर वो वाकई विदेश से पढ़कर आए होते तो किसी छोटी कंपनी में नौकर क्यों होते। हितेश को पूरा यकीन था कि आरव बहाना बना रहा है, इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं मिस्टर आरव, आप जापानीज गाना गा सकते हैं, आखिर हम सब टीचर्स हैं, समझ तो लेंगे। बिल्कुल सही, बाकियों ने भी उत्साह दिखाया। आरव ने गले को साफ किया, गाना चुना और मुस्कुराते हुए बोला, माफ कीजिएगा, मैं जापानीज गाना नहीं गा रहा, अगला गाना हिंदी में है, जिसे अलक याग्निक और अरिजीत सिंह ने गाया है, शायद। जैसे ही गाना शुरू हुआ, उसकी मधुर धुन ने पूरे कमरे का माहौल ही बदल दिया। आरव की आवाज में एक रौबदार खुरदुरापन था, जो गाने के अंदाज से खूब मेल खा रहा था। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये मान लिया है, मगर फिर भी ना जाने क्यों लगता है ये दिल मगर। पूरा कमरा जैसे स्तब्ध हो गया था। हितेश को ऐसा लगा जैसे गले में कुछ अटक गया हो। उस गाने की सादगी और प्यार का सौंदर्य सबको किसी दूसरी दुनिया में ले गया। जब गाना खत्म हुआ, हितेश को छोड़कर सबने जोरदार तालियां बजाई। रिंकल की आंखें नम थी और उसके चेहरे पर एक सम्मोहित सी मुस्कान थी। आरव थोड़ा झिझका, लेकिन सबके जिद करने पर भी दूसरा गाना नहीं गाया। सिर्फ इतना कहा, गाना गाना थका देता है। अब कोई भी यह नहीं सोच रहा था कि आरव गाने से डर रहा है। सब जानते थे कि किसी विदेशी भाषा में गाना गाना मतलब उस भाषा की गहराई तक समझ रखना, और वो बात आरव ने साबित कर दी थी। इसके बाद पार्टी का माहौल खुशनुमा बना रहा, लेकिन हितेश मन ही मन आरव और उसके पूरे खानदान को कोस रहा था, बिना ये जाने कि आरव खुद भी नहीं जानता कि उसका परिवार कौन है। क्योंकि सबने जल्दी आकर मस्ती शुरू कर दी थी और अगले दिन स्कूल में क्लासेस भी लेनी थी, इसलिए 10 बजे से पहले ही सभी टीचर्स घर लौटने की तैयारी करने लगे। जब सब बाहर निकले तो सबके चेहरे थोड़े लाल थे, शराब का असर था और सबकी आवाजें थोड़ी ऊंची हो गई थी। आरव कुछ पुरुष टीचर्स के साथ हंसी मजाक करते हुए बाहर निकला। तभी उसकी नजर एक कमरे के दरवाजे की तरफ गई, जिसमें कोई जाना पहचाना चेहरा अंदर जाता दिखा। वो यहाँ क्या कर रहा है? रिंकल, जो पूरे समय आरव को गौर से देख रही थी, उसकी भौहें सिकुड़ती देख पूछ बैठी, क्या हुआ बिग ब्रदर आरव? ओ, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, ऐसा लगा किसी जान पहचान वाले को देखा, लेकिन शायद मेरी गलती थी। हितेश ने बड़ी ही तकलीफ के साथ करीब 8 लाख रुपए का बिल चुकाया,
फिर सबने स्वर्गीय राज्य से बाहर आकर कार पार्क की ओर रुख किया। हालांकि पूरे समय हितेश का मूड खराब रहा, लेकिन उसे अपना असली मकसद नहीं भूलना था। वो जल्दी से रिंकल के पास पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, रिंकल, क्यों न मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मैंने अभी अभी नई कार ली है और तुम्हें उसमें घुमा सकता हूं। उसने चमचमाती हुई सिल्वर रंग की टोयोटा कैमरी की तरफ इशारा किया, जो स्ट्रीट लाइट में बहुत शानदार लग रही थी। बाकी टीचर्स बोले, वाह, ये कार तो 16 रुपये -17 लाख से ऊपर की होगी, और आजकल पेट्रोल भी महंगा है। फिर भी डिपार्टमेंट हेड हितेश ने नई गाड़ी ले ली, वाकई जबरदस्त है। टीचर्स की तनख्वाह ठीक ठाक थी, लेकिन ज्यादातर लोग फोर्ड या वॉल्क्सवैगन जैसी 8 रुपये -10 लाख की गाड़ियां ही चला रहे थे। रिंकल ने झेपते हुए मुस्कुरा कर कहा, डिपार्टमेंट हेड हितेश, मुझे पहले ही इतना अच्छा स्वागत मिला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अब मैं बिग ब्रदर आरव के साथ घर जाऊंगी, उन्हें मेरे घर का रास्ता अच्छी तरह पता है। हितेश ने थोड़ा चौंक कर पूछा, ओह, मिस्टर आरव भी गाड़ी से आए हैं? मुझे लगा आप लोग टैक्सी से आए थे। मिस्टर आरव की गाड़ी कहाँ है? आरव ने डकार ली। फल और शराब से उसका पेट भरा हुआ था। उसकी शराब पीने की ताकत तो लौट आई थी, लेकिन मन में अभी भी वही अजनबी चेहरा घूम रहा था। हितेश की बात सुनकर उसने जेब से BMW की चाबी निकाली और बटन दबाया। सबने मुड़कर देखा, एक सफेद स्पोर्ट्स कार चमक रही थी, जिसमें नीले सफेद प्रोपेलर जैसा लोगो था। सबकी सांसें थम गईं। हे भगवान, ये तो M3 है ना? एक टीचर जिसकी कारों में दिलचस्पी थी, आंखें फाड़कर बोला, इसकी कीमत तो देश में 25 रुपये -30 लाख से भी ज्यादा है। मैंने अमीर बाप के बिगड़े बेटे को चलाते देखा था, कभी सोचा नहीं था कि मिस्टर आरव भी ऐसी गाड़ी चलाते होंगे, और ये तो नया मॉडल है। बाकी टीचर मॉडल का नाम तो नहीं जानते थे, लेकिन BMW का नाम सबने सुना था और उसकी क्लास भी सबको पता थी। हितेश के होश उड़ गए, उसका चेहरा हरा नीला पड़ गया। अब वो कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, उसे समझ आ गया कि आरव कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं है। आरव की असली पहचान क्या थी, ये तो अब भी रहस्य था, लेकिन हितेश ने दिखावे में मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर आरव तो बहुत ही लो प्रोफाइल रखते हैं, आज तो हमारी आंखें खुल गई। कम भक्त, ये अमीर आदमी खुद को छोटा दिखाने का नाटक क्यों कर रहा है? हितेश के मन में खलबली मची थी। डिपार्टमेंट हेड हितेश की मेहरबानी थी आज की दावत। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो भरपेट पी लिया है, अब चलता हूँ, धन्यवाद। वो रिंकल का हाथ पकड़कर BMW की तरफ बढ़ गया। बाकी टीचर्स जलन से देखते रहे, जैसे कोई सपना देख रहे हों। अब आरव की पहचान उन सबके लिए एक गूढ़ रहस्य बन गई थी। हितेश जब अपनी गाड़ी में बैठा, उसने इंजन स्टार्ट किया और चमचमाती लाइटों को देखा। वो गाड़ी जो कभी उसे बेहद पसंद थी, अब उसे बोझ जैसी लग रही थी। उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर मुक्का मारा और अंधेरे में उसका पढ़ा लिखा चेहरा थोड़ा डरावना लगने लगा। रिंकल जो आरव की गाड़ी में बैठी थी, उसे लग रहा था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन वाला दिन भी इतना खास नहीं लगा था। उसके चेहरे पर लगातार एक मीठी सी मुस्कान बनी हुई थी, जिसे देख आरव जो गाड़ी चला रहा था, थोड़ी देर तक तो चुप ही रह गया। इतनी खुश हो? आरव खुद को रोक नहीं पाया और पूछ लिया। रिंकल ने गंभीरता से सिर हिलाया, लेकिन मुझे लगता है डिपार्टमेंट हेड हितेश ज्यादा खुश नहीं है। आरव ने उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराए बिना न रह सका। तो मतलब तुम्हें सब पता था, फिर भी अनजान बनती रही? ही, रिंकल ने होंठ भींचकर हल्का हंसते हुए कहा, असल में सब तो नहीं पता था, लेकिन थोड़ा सोचने पर मुझे समझ आ गया कि बिग ब्रदर आरव ने क्या किया होगा। आरव ने गंभीरता से कहा, सुनो, अगर आगे हितेश तुम्हें तंग करे या परेशान करने की कोशिश करे, तो मुझे बताना, मैं संभाल लूंगा, जैसे परमार फैमिली के बाप बेटे को संभाला था। हाँ बिग ब्रदर आरव, समझ गई। शुरुआत से लेकर अंत तक रिंकल ने परमार फैमिली की बातों को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा। उसकी समझदारी ने आरव को हैरान कर दिया। उसे लगने लगा कि शायद ये लड़की उससे कहीं ज्यादा समझदार है जितना वो सोचता था, लेकिन ज्यादातर वक्त वो जानबूझकर एक प्यारी मासूम पड़ोस की लड़की बनकर उसके लिए फिक्र करती रही। जब वो लोग रिंकल के घर पहुंचे तो ओल्ड भुवन और उनकी पत्नी टहल कर लौट रहे थे। आरव और रिंकल को कार से उतरते देख वो चौंक गए। अरे वाह नौजवान, तुम तो अमीर निकले। ओल्ड भुवन ने आरव की गाड़ी देखी और खुश होकर बोले, मैं जानता था कि तुम साधारण नहीं हो लिटिल आरव, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ बदल जाएगा, ये नहीं सोचा था। नौकरी बदल ली और तुम्हारी एक पहिए वाली गाड़ी अब 4 पहियों वाली हो गई है।
राइट अ नोट, एक पहिए वाली गाड़ी से मतलब आरव के मटन स्क्यूअर वाले ठेले से है। आहूजा आंटी की नजर उस वक्त रिंकल के हाथों में पकड़े शॉपिंग बैग्स पर पड़ी और वो हैरानी से पूछ बैठी, रिंकल, तुमने इतने सारे कपड़े क्यों खरीद लिए? और ये बैग्स भी कितने सुंदर है, जरूर महंगे होंगे, है ना? माँ, रिंकल ने थोड़ी शर्माते हुए कहा, ये सारे कपड़े बिग ब्रदर आरव ने खरीदे हैं मेरे लिए। दोनों पति पत्नी के चेहरे पर अजीब सा भाव आया, लेकिन खुशी साफ झलक रही थी। अब वो आरव को पहले से भी ज्यादा स्नेह से देखने लगे। रिंकल समझ गई थी कि उसके मम्मी पापा के मन में क्या चल रहा है, लेकिन अगर वो बता देती कि आरव पहले से शादीशुदा है तो वो उसे आगे उससे मिलने ही नहीं देते। इसलिए वो अपनी शर्म से लाल चेहरा छुपाते हुए जल्दी जल्दी बैग्स उठाकर घर के अंदर चली गई। यहाँ तक कि आरव को अलविदा कहना भी भूल गई। ओल्ड भुवन ने गंभीरता से कहा, लिटिल आरव, रिंकल ने बचपन से बहुत कुछ सहा है, उसे मायूस मत करना। आरव को हंसी भी आ रही थी और उलझन भी, कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बोले, इसलिए बस ईमानदारी से सिर हिलाया। इस वक्त कोई सफाई देना बेकार होता, उल्टा और झंझट बढ़ती। बुजुर्ग दंपति को अलविदा कहने के बाद आरव कुछ परेशान और उलझन में था। गाड़ी चलाते हुए वो सोचने लगा, अगर वो जास्मिन नाम की उस बर्फ सी ठंडी महिला से यूं अचानक न मिला होता तो रिंकल से शादी करना शायद एक अच्छा फैसला होता। वो समझदार है, संस्कारी भी। मगर जैसे ही उसे याद आया कि उसकी पत्नी अभी अस्पताल के बेड पर है, उसने ये ख्याल झटक दिया। चाहे कुछ भी हो, उसे जास्मिन के साथ ये रास्ता तय करना ही है। आगे क्या होगा कौन जानता है। जब वो वापस ड्रैगन गार्डन पहुंचा, तब तक बाहर की हवा ठंडी हो चुकी थी। पेड़ों की पत्तियां हवा से हिल रही थी और बड़ा सा खाली विला बहुत शांत लग रहा था। आरव जैसे ही घर के दरवाजे की ओर बढ़ा, अंदर से नेहा ने दरवाजा खोल दिया। नेहा, इतनी रात को आप कहाँ जा रही है? आरव ने हैरानी से पूछा। नेहा खुश होकर मुस्कुराई, यंग मास्टर, आप आ गए, अच्छा हुआ। मैं मिस के लिए किताबें अस्पताल ले जाने वाली थी। उन्होंने आधा महीना आराम करने को मान तो लिया है, लेकिन कहती हैं कि उन्हें पढ़ाई करनी ही है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मुझे लगता है मिस बहुत खुश होंगी। आरव ने मन ही मन सोचा, कोई कैसे जाने कि वो खुश है भी या नहीं। फिर बोला, नेहा, अब तो देर हो गई है, आप आराम कीजिए, मैं किताबें पहुंचा देता हूँ। नेहा को लगा कि शायद पति पत्नी कुछ समय अकेले बिताना चाहते हैं, इसलिए बिना कुछ और कहे किताबों से भरा बड़ा बैग आरव को थमाया और वापस घर चली गई। आरव जो अभी अभी घर लौटा था, फिर से निकल पड़ा, इस दिन दूसरी बार सूरत फर्स्ट हॉस्पिटल की ओर। आधा घंटा बाद जब वह जास्मिन के कमरे में पहुंचा तो देखा कि लाइट्स अभी भी ऑन थी, मगर जास्मिन वहां अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और महिला बैठी थी जिसे देख आरव ज्यादा खुश नहीं हुआ, भले ही वो वाकई में बेहद सुंदर थी। ओहो, इतना बिजी इंसान अस्पताल आना याद रखता है। अर्पिता, जो शायद जास्मिन से कुछ बात कर रही थी, ने उसे आते देख चिढ़ते हुए ताना मारा। आरव ने उस महिला की बात अनसुनी कर दी जो हमेशा उससे उलझने को तैयार रहती थी। उसने मुस्कुराते हुए किताबों का बैग बेडसाइड टेबल पर रखा। नेहा अब बूढ़ी हो गई है, इतनी रात को घर से निकलना उनके लिए ठीक नहीं, इसलिए मैं ही किताबें ले आया। ऐसे काम के लिए मुझे बुलाया कीजिए, बड़ों को जहमत नहीं देनी चाहिए। जास्मिन ने किताबों की ओर बिना किसी भावना के देखा और कहा, अगली बार तुम्हें ही बुलाऊंगी। जास्मिन के उसके शब्द मान लेने पर आरव को थोड़ा संतोष हुआ। लगता है ये औरत इतनी भी ठंडी और बेरुखी नहीं जितना लगती है, उसने सोचा। अर्पिता ने नाक सिकोड़ते हुए झुंझलाकर कहा, आरव, तुम्हारे ऊपर तो शराब और सिगरेट की बदबू आ रही है, दूर खड़े हो, जास्मिन की नाक को नुकसान ना हो। ओह, आरव ने माफी भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कुछ कदम पीछे खिसकते हुए कहा, कुछ नए दोस्तों के साथ थोड़ा पी लिया, नहाना भूल गया। HMPH, जास्मिन बीमार है, थकी हुई है, और तुम उसके पति होकर भी मस्ती कर रहे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, अर्पिता ने घृणा से कहा। इतने आरोपों पर तो मिट्टी का बुद्धा भी गुस्सा हो जाए। आरव थोड़ा झुंझला गया। मेरी बीवी ने कुछ नहीं कहा, तो तुम क्यों बिन मतलब का तूल दे रही हो? जैसे कहावत है, सम्राट को चिंता नहीं और नौकर घबराया हुआ है। तुमने क्या कहा? अर्पिता ने गुस्से से खड़े होकर पूछा। उसकी छाती गुस्से में ऊपर नीचे हो रही थी, चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तुमने मुझे नौकर कहा? तुम खुद हो नौकर? मैं नौकर हूँ या नहीं, ये तो तुम आकर खुद ट्राई कर लो, पता चल जाएगा, आरव ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। बेशर्म कहीं के, बस करो, जास्मिन ने आखिरकार कुछ कहा। उसने भौहें सिकोड़कर दोनों को देखा और माथा पकड़ा, जैसे उसे सिरदर्द हो रहा हो। तुम दोनों अस्पताल में लड़ सकते हो, इतनी रात हो गई है,
जरा धीरे बोलो। अर्पिता ने मुंह फुलाते हुए जास्मिन का हाथ पकड़ा। जास्मिन, देखो अपने पति को, वो क्या समझता है खुद को। तुम्हें देखभाल की जरूरत है और वो बाहर मस्ती कर रहा है। जास्मिन थोड़ी देर चुप रही, फिर सिर उठाकर आरव से पूछा, कहाँ पीने गए थे? आरव, जो अब थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, सुस्ताते हुए बोला, स्वर्गीय राज्य, बहुत सारी लड़कियां थी वहां। क्यों? मेरी महान पत्नी, क्या मुझे रोकने वाली हो? ओ, समझ गई। जास्मिन ने सिर हिलाया, फिर ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो बैग से एक किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। आरव ने देखा कि माहौल शांत है तो उसने एक लंबी सांस ली, सिर हिलाया और वार्ड से बाहर निकल गया। अब वहां केवल अर्पिता रह गई, जो दरवाजे की ओर देखती रही। फिर जास्मिन को देखा, जो पूरी तल्लीनता से किताब पढ़ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया, उसका मुंह खुला रह गया। बहुत देर तक कुछ कह नहीं पाई, लेकिन अंत में बस एक वाक्य बोली, तुम दोनों पति पत्नी सच में अजीब लोग हो। रात भर करवटें बदलने के बावजूद आरव की नींद पूरी न हो पाने का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो रोज की तरह समय पर बाहर से नाश्ता लेने निकल पड़ा। जब वापस ऑफिस पहुंचा तो हाथों में अलग अलग आकार की कई थैलियां थीं। पीआर डिपार्टमेंट की सुंदरियां तो कब से उसका इंतजार कर रही थी। आरव को देखते ही सब दौड़ पड़ी और जिसे जो खाना चाहिए था वो झपट कर ले लिया। कुछ बेहिचक और नटखट सिस्टर्स ने तो आरव के गालों पर प्यार से गीले निशान भी छोड़ दिए। अस्मिता मुस्कुराते हुए उसे छेड़ने लगी, तो ये जो रोज नाश्ता लाने की जिद है, उसके पीछे असली वजह ये ही है ना? आरव भी झिझका नहीं, योतियाओ खाते हुए बोला, अगर तुम भी एक किस दे दो तो बताता हूँ। अस्मिता ने आंखें घुमाई, तुम्हें तो बस मासूम शादीशुदा औरतों का फायदा उठाना आता है, कहकर वो उसे नजरअंदाज कर चली गई। तभी आरव को कुछ याद आया। उसने एक मीट बुन उठाया और अपने मेल दोस्त प्रवीण की डेस्क की ओर चला गया। हैरानी की बात यह थी कि प्रवीण सुबह सुबह ही मेज पर सिर टिकाए सो रहा था। अरे प्रवीण, नाश्ता कर लो, आरव ने उसे हिलाया। प्रवीण कुछ बड़बड़ाया, फिर आंखें मसलते हुए धीरे धीरे उठा और कुछ लड़कियों जैसी हरकत करते हुए मुस्कुराया। आरव के हाथ में मीट बुन देखकर बोला, तुम रोज मेरे लिए नाश्ता लाते हो, थैंक यू सो मच। आरव ने उसे गंभीरता से देखा, इतना खुद को थकाया मत कर, अगर किसी चीज में मदद चाहिए तो बताओ, हम सब साथ हैं। प्रवीण का चेहरा सफेद पड़ गया और आंखों में हल्की घबराहट आ गई। उसने झट से कहा, नहीं, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आई कल रात। आरव ने और कुछ नहीं पूछा, बस उसके कंधे पर हाथ रखा और अपनी सीट पर लौटकर गेम खेलने लगा। कुछ ही देर बाद एक बहुत ही स्टाइलिश और खूबसूरत महिला ऑफिस में आई। वो आरुषि की डेस्क पर गई और उससे कुछ बातें की। आरुषि ने आज चांदनी सी सफेद स्कर्ट सूट पहनी थी, लेकिन चेहरे पर कुछ उलझन थी। फिर भी उसने फाइल समेटी और उस महिला के साथ चली गई। जैसे ही दोनों बाहर निकली, गोल मटोल चेहरा लिए वंशिका, जो अभी भी कपकेक खा रही थी, घबराई हुई अस्मिता के पास आई और बोली, सिस अस्मिता, कहीं सिस आरुषि के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली? डिपार्टमेंट हेड चमन तो कब से उसे परेशान कर रहा है, अब तक तो उसे हार मान लेनी चाहिए थी ना? आरव हैरानी से बोला, वो औरत डिपार्टमेंट हेड चमन ने भेजी थी? अस्मिता ने भौहें सिकोड़ते हुए सिर हिलाया, हाँ, वो चमन के अंडर में काम करने वाली एक डायरेक्टर है। सबको पता है कि वो चमन की लवर है, बस कोई खुलेआम नहीं कहता। पहले तो चमन खुद ही आरुषि से मिलने आता था, अब इस बार उस औरत को क्यों भेजा, समझ नहीं आया। आरव को कुछ ध्यान आया, उसने आरुषि को एक मैसेज किया। थोड़ी देर में जवाब भी आ गया। एक झलक देखकर ही आरव ने फोन जेब में रख लिया, 2 मीट बुन उठाए और ऑफिस से बाहर निकल गया। आरव, कहाँ जा रहे हो? अगर डिपार्टमेंट हेड ने तुम्हें यहाँ नहीं देखा तो फिर से परेशानी में पड़ जाओगे। अस्मिता घबरा गई। आरव पीछे मुड़कर बोला, पेट थोड़ा गड़बड़ है, टॉयलेट में बैठकर खाऊंगा। पीआर की सुंदरियों के माथे पर तुरंत काली लकीरें उभर आई। राइटर नोट, ये काली लकीरें गुस्से या उलझन में माथे पर पड़ने वाली शिकनों को दर्शाता है। साफ था कि आरव सच में टॉयलेट नहीं जा रहा था, लेकिन अगर चला भी जाता तो मीट बुन खाते रहना उसके लिए मुमकिन था। पीआर लाउंज से निकलते ही आरव लिफ्ट में गया और सीधे कार पार्क की तरफ गया। उसने आरुषि से पूछा था कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। आरुषि ने समझदारी दिखाते हुए जवाब दिया, फ्लोइंग क्लाउड होटल। वो इस बात को लेकर पक्की नहीं थी कि ये डिपार्टमेंट हेड चमन का जाल है या नहीं, लेकिन वो एक समझदार और खुद को बचाकर चलने वाली महिला थी, इसलिए उसने आरव को ये जानकारी दे दी। कम से कम किसी एक को अपनी लोकेशन पता होनी चाहिए। अब आरव इस जानकारी से क्या करेगा, ये आरुषि नहीं सोच सकती थी। आरव सीधे फ्लोइंग क्लाउड होटल नहीं गया,
बल्कि शॉर्टकट लेते हुए तेजी से ड्राइव करते हुए वहां पहले ही पहुंच गया। होटल की लॉबी में पहुंचकर उसने एक अखबार उठाया और कोने में एक सोफे पर चुपचाप बैठ गया। फ्लोइंग क्लाउड होटल एक 4 स्टार होटल था और सूरत के सिटी सेंटर में इसकी अच्छी खासी पहचान थी। लॉबी में काफी चहल पहल थी, इसलिए कोने में बैठकर अखबार पढ़ता एक आदमी किसी को अजीब नहीं लगा। करीब 5 मिनट बाद आरव ने होटल के गेट से 2 महिलाओं को आते देखा, वही स्टाइलिश महिला और आरुषि। दोनों ही दिखने में बेहद आकर्षक और लंबी थी। आरुषि ने शायद कार में ही मेकअप कर लिया था। बालों में हल्की सी लाल झलक थी, जो उसके मैच्योर और खूबसूरत चेहरे के साथ शानदार लग रही थी। होटल के कई मर्दों की नजरें वहीं अटक गईं। अंदर आते ही आरुषि ने इधर उधर देखा। ये साफ नहीं था कि जानबूझकर या अनजाने में। वो हल्का सा नाक भान चढ़ाते हुए थोड़ी निराश लगी, लेकिन अगले ही पल चेहरा सामान्य कर लिया। उस महिला ने उससे कुछ कहा। आरुषि ने कुछ पल सोचा, लेकिन फिर भी उसके साथ लिफ्ट में चली गई। आरव जल्दी से लिफ्ट के पास गया और ऊपर जाते नंबर देखने लगा। पहले लिफ्ट 5वें फ्लोर पर रुकी, फिर 13वें पर और अंत में टॉप फ्लोर पर जाकर रुक गई। होटल के बोर्ड पर लिखा था 5वां फ्लोर स्पा सेंटर है, 10 से 15 फ्लोर तक गेस्ट रूम्स हैं और टॉप फ्लोर ऑफिसेज के लिए है। ऐसे में गेस्ट रूम ही सबसे संभावित जगह लग रही थी। आरव लिफ्ट में चढ़ा और आरुषि को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन से सिर्फ यही आवाज आई, द नंबर यू कॉल एमआर वीरेंद्र इज करंटली अनअवेलेबल। ये सुनते ही आरव के मन में खटका हुआ। एक पीआर प्रोफेशनल का फोन 24 घंटे ऑन रहना चाहिए ताकि कोई बिजनेस कॉल मिस ना हो। खासकर जब उसने अभी कुछ देर पहले मैसेज किया था तो फोन बंद होना अजीब था। लिफ्ट जब 13वें फ्लोर पर पहुंची तो आरव बाहर निकल गया। लंबा कॉरिडोर था, 30-40 कमरे थे। चूंकि अभी ऑफिस का वक्त था, इसलिए वहां एकदम सन्नाटा था, कोई स्टाफ तक नहीं था। अब बिना किसी से पूछे हर दरवाजा खटखटाना नामुमकिन था और इन इलेक्ट्रॉनिक लॉक वाले कमरों को चाबी से खोलना भी मुमकिन नहीं था। अगर आरव चाहता तो अपनी मार्शल आर्ट से सब दरवाजे तोड़ सकता था, लेकिन फिर अगली सुबह के अखबार में उसका नाम होता। ये चमन तो जगह चुनने में उस्ताद है, आरव खुद से बड़बड़ाया। वो सोच रहा था कि कहीं जरूरत पड़ी तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हालांकि आरुषि से उसकी जान पहचान को सिर्फ आधा महीना ही हुआ था, लेकिन दोनों की ट्यूनिंग अच्छी थी। इंसानों के रिश्तों में वक्त नहीं, भरोसा मायने रखता है, खासकर जब मर्द और औरत की बात हो। अगर भरोसा हो तो किसी के लिए कुछ करना बनता है। और अगर ऐसा खूबसूरत, समझदार और मैच्योर महिला उस चमन जैसे बुड्ढे के हाथों बदनाम हो गई तो आरव को तो लगेगा जैसे उसने मक्खी निगल ली हो। इसी उधेड़बुन में था कि तभी पूरब कोने से एक दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आए और वही स्टाइलिश महिला जो आरुषि को ऊपर लेकर गई थी, अब मुस्कुराती हुई बाहर निकल रही थी। आरव इस औरत की मदद के लिए दिल से शुक्रगुजार था। उसने सही वक्त पर आकर सही दिशा दी। जब वो ये सोचकर परेशान था कि कहां से शुरू करे, तभी इस औरत ने सबसे अहम हिंट दे दिया। जैसे ही वो औरत दरवाजे से निकलकर लिफ्ट की ओर जाने लगी, आरव चेहरे पर शांत भाव लाकर उसके पास बढ़ा। मैडम, आपको इससे क्या फायदा मिला? वो खूबसूरत औरत ठिठकी, धीरे से सिर उठाकर उस नौजवान को देखा जो अचानक सामने आ खड़ा हुआ था। वो सतर्क हो गई और बोली, तुमने क्या कहा? क्योंकि आरव हाल ही में श्रृंगार इंटरनेशनल में शामिल हुआ था, वो महिला उसे पहचानती नहीं थी। मैडम, मेरा मतलब कुछ और नहीं है। आपने मेहनत की है, भले ही आपको क्रेडिट न मिला हो, लेकिन कुछ फायदा तो जरूर हुआ होगा। वो जो छोटा मोटा कमीशन मिला है वो मुझसे खतरे में नहीं है। बस मैं इतना चाह रहा हूं कि आप मेरी थोड़ी मदद करें और उस कमरे का दरवाजा खटखटा दें। आरव ने मासूम सी मुस्कान के साथ कहा। महिला ने आंखें तररी और धीमे से कहा, तुमने मेरा पीछा किया, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं पुलिस को बुला लूंगी? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं डरता, आरव ने निश्चिंत लहजे में कहा। पागल हो तुम। महिला अब आरव की बातों को नजरअंदाज कर वहां से निकलना चाहती थी, मगर आरव उसे ऐसे कैसे जाने देता। उसने एक हाथ से उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मौका मिलते ही उसके हाथ उस औरत के सीने पर चले गए और उसने उसकी नर्म मांसपेशियों को दबोच लिया। वो महिला डर और गुस्से से कांप गई। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी गरिमा मिट्टी में मिल गई हो। आरव की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो खुद को छुड़ा भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि लोहे का बना हो। छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज करवा दूंगी, महिला ने गुस्से में कहा। आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसने मुस्कुराकर अपने हाथों का दबाव और बढ़ा दिया, जिससे वो महिला हल्की सी कराह उठी। इनका स्पर्श कुछ नकली लग रहा है, क्या सर्जरी करवाई थी? आरव ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम चाहे तो चिल्ला सकती हो, केस भी कर सकती हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे सारे कपड़े उतार कर तुम्हें इस लिफ्ट में फेंक दूंगा। इस फ्लो पर वैसे भी कोई नहीं आता जाता। उसके बाद हम लिफ्ट से सीधे नीचे जाएंगे, जहां लॉबी में बहुत लोग होंगे। तुम वहीं सबके सामने अपने शरीर की नुमाइश कर सकती हो। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो बाद में पुलिस को बुला लेना, मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने सिर्फ तुम्हारे कपड़े उतारे, जेल नहीं जाऊंगा। और हाँ, जब सब करना ही है तो क्यों ना एक फोटो या वीडियो भी बना लूं। एक टाइटल सोच रहा हूँ, ऑफिस लेडी की होटल में न्यूड सैर। कैसा रहेगा ये नाम? महिला का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। अगर ये सब वैसा हुआ जैसा ये आदमी कह रहा था, तो भले ही उसे बाद में मुआवजा मिल भी जाए, उसकी इज्जत और सामाजिक जीवन पूरी तरह तबाह हो जाएगा। गुस्से में कांपते हुए वो बोली, मुझे धमकाने की कोशिश मत करो, मुझे कुछ पता नहीं है। छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास वाकई हिम्मत है ये सब करने की। चटाक, जैसे ही उसे कपड़े फटने की आवाज सुनाई दी, वो हैरान रह गई। उसकी स्कर्ट आधी फट चुकी थी, सफेद पेंटीहोज और उसका चमकता सफेद बदन अब दिख रहा था। आरव की आवाज अब और भी भारी और सख्त हो गई। वो बोला, मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लो, अगला नंबर तुम्हारे ऊपरी कपड़ों का है। तुम चाहते क्या हो आखिर? वो महिला डर से कांपने लगी, अपने कपड़े ढकने की कोशिश की, लेकिन आरव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं सकी। आंसुओं के बीच वो बोली, प्लीज मत करो, मैं तो बस ऑर्डर फॉलो कर रही थी। आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेती तो ये सब नहीं होता। अब बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कमरे में आरुषि बिस्तर पर लेटी थी, जरा सी हिम्मत से अपने हाथों से खुद को टिकाए हुए, लेकिन आंखें खोलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने देखा कि डिपार्टमेंट हेड चमन ने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, बस बॉक्स ही बाकी थे। आरुषि ने खुद को जगाए रखने की पूरी कोशिश की। हालांकि वो शुरू से सतर्क थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि डिपार्टमेंट हेड चमन उसी क्लाइंट के साथ मिलकर साजिश करेगा जिससे आज उसकी मुलाकात तय थी, और वो उसे इस कमरे में फंसा देगा। जिस बात से वो बिल्कुल अनजान थी, वो ये कि कार में बैठते वक्त उस महिला ने जो मिनरल वाटर उसे दिया था, उसमें नींद की दवा मिली हुई थी। किट्टू, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि अजनबियों से कुछ मत लेना। उकनो इन यूजर, इसको बचपन में कुछ ज्यादा ही सिखाया गया था। आरुषि को महसूस हुआ कि वो बहुत ही सीधी सोच रही थी। उसे लगा था कि डिपार्टमेंट हेड चमन से थोड़ा सतर्क रहना काफी होगा, लेकिन सामने वाले ने तो पूरी तैयारी कर रखी थी और वो सीधे जाल में आ गई। जब उसने सोचा कि वो मोटा सा बूढ़ा आदमी, जिसका बड़ा सा पेट और सफेद सीने पर बाल थे, उसके साथ जबरदस्ती कुछ करने वाला है, तो आरुषि को लगा कि मर जाना उससे बेहतर होगा। वो चाहे जितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे याद आया कि जब आरव ने उससे पूछा था कि वो कहाँ जा रही है, तो उसने बहुत कैजुअली रिप्लाई किया था। लेकिन अब इस हालत में आरुषि मन ही मन चाहने लगी कि काश वो युवक, जिसे वो अभी हाल ही में जानने लगी थी, किसी फिल्मी हीरो की तरह अचानक आकर उसे बचा ले। डिपार्टमेंट हेड चमन की आंखों में हवस और पागलपन दोनों थे। वो आरुषि के खूबसूरत शरीर को देखकर अपनी जीभ चाट रहा था और मुस्कुरा रहा था जैसे उसकी चालाकी काम कर गई हो। आरुषि, तुमने क्या सोचा कि सती सावित्री बनकर मुझसे बच जाओगी? इस दुनिया में कोई भी औरत ऐसी नहीं है जिसे मैं और चमन अपने हिसाब से न चला सकूं। आज तुम बस मजा लो, मैंने कैमरा भी साथ लाया है। जब तुम्हारे सारे कपड़े उतार कर तुम्हारी तस्वीरें खींचूंगा, तब उन्हें अपनी कलेक्शन में शामिल करूंगा। डिपार्टमेंट हेड चमन उसके पास आया और बोला, जब तुम उठोई तो खुद ही अपनी तस्वीरें देखना, फिर तय करना कि मुझे कैसे खुश करोगी। आरुषि की आंखों में दर्द, हताशा और बेबसी थी, लेकिन दवा के असर के चलते वो आंखें पूरी तरह बंद हो गईं और वो बेहोश हो गई। डिपार्टमेंट हेड चमन उसकी ओर बढ़ा, अब बस कपड़े हटाने ही बाकी थे कि तभी डिंग डोंग, डोरबेल बजी। डिपार्टमेंट हेड चमन चिढ़ गया। उसने हाथ रोके जाकर दरवाजे की झिर्री से झांका। बाहर वही खूबसूरत महिला खड़ी थी, जिसे देखकर उसने राहत की सांस ली। दरवाजा आधा खोलते हुए उसने घटिया अंदाज में कहा, क्या बात है छोटी शैतान, कहीं ये तो नहीं कि जलन हो रही है? सोच रही हो पहले तुम्हें खुश कर दूं, फिर इसे? वो महिला बस फीकी सी मुस्कान लिए खड़ी रही, जैसे करेले खा लिए हो।
तभी धीरे धीरे एक आदमी बगल से अंदर आया। तुम? डिपार्टमेंट हेड चमन का चेहरा उतर गया। वो फौरन पहचान गया, ये वही आदमी था जिसने कंपनी के कॉरिडोर में उसकी बेइज्जती की थी, जिसकी वजह से उसका पूरा प्लान फेल हो गया था। वो यहाँ कैसे पहुंच गया? डिपार्टमेंट हेड चमन जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगा। धड़ाम! आरव ने जोर से दरवाजे पर हाथ मारा, जिससे डिपार्टमेंट हेड चमन धक्का खाकर कमरे के अंदर कालीन पर जा गिरा। तुम्हारा रवैया कुछ ज्यादा ही बेरुखा है, डिपार्टमेंट हेड चमन, आरव ने गहरी मुस्कान के साथ कहा। उस खूबसूरत महिला को कमरे के अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। डिपार्टमेंट हेड चमन दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिरा पड़ा था। अभी कुछ ही देर पहले तक सब कुछ बिल्कुल उसकी योजना के मुताबिक चल रहा था। बस आरुषि के कपड़े उतारने थे, कुछ फोटो और वीडियो लेनी थी, और फिर कंपनी की ये खूबसूरत महिला बस उसी की हो जाती। लेकिन ये मनहूस आरव अचानक यहाँ क्या कर रहा है? तुम करना क्या चाह रहे हो? किसकी इजाजत से अंदर आए? डिपार्टमेंट हेड चमन घबराकर पीछे हटता रहा और गुस्से से बोला। आरव ने उस सुंदर महिला को कमरे के एक पलंग पर धीरे से धक्का दिया और दूसरी तरफ आरुषि की ओर देखा, जो बेहोश पड़ी थी। समय पर पहुंच गया, आरव ने सोचा। डिपार्टमेंट हेड चमन ने देखा कि आरव चुपचाप खड़ा है, तो उसने अपने कपड़े उठाने शुरू कर दिए और चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। आरव ने कमरे के अंदर के सेटअप को गौर से देखा। डिपार्टमेंट हेड चमन जैसे लोग अनुभव वाले लगते हैं, जो तरह तरह की चीजें साथ लाते हैं। कमरे में ट्राइपॉड पर वीडियो कैमरा, पलंग पर डिजिटल कैमरा रखा हुआ था। ये शख्स पूरी तैयारी से आया था। डिपार्टमेंट हेड चमन चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। तभी आरव ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे किया और उसे रोकते हुए बोला, अरे डिपार्टमेंट हेड चमन, अभी तो शो शुरू भी नहीं हुआ है। आप तो लीड रोल में हैं, ऐसे कैसे जा सकते हैं? कौन सा शो? डिपार्टमेंट हेड चमन ने हकलाते हुए पूछा। आरव ने होंठ टेढ़े कर कैमरे की तरफ इशारा किया। जिसकी शूटिंग आप पहले करना चाह रहे थे, वो अभी शुरू हो सकती है। डिपार्टमेंट हेड चमन कुछ देर तक चुप रहा, फिर अचानक खुशी से बोला, क्या तुम भी इस महिला को ल्यू के साथ, मतलब अगर तुम भी साथ देना चाहो तो मैं राज रख लूंगा, हम दोनों मिलकर इसे कर सकते हैं। उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। आरव मुस्कुराया, शुक्रिया डिपार्टमेंट हेड चमन, लेकिन मैं इस तरह की कलात्मक फिल्म में हिस्सा लेने का इच्छुक नहीं हूँ। फिर उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, और वैसे भी इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री आरुषि नहीं, बल्कि ये महिला है। आरव ने उस सुंदर महिला की ओर इशारा किया, जो किसी सर्दी में सिकुड़ी झींगुर जैसी शांत बैठी थी। मुझे लगता है डिपार्टमेंट हेड चमन इनसे अच्छे से वाकिफ होंगे। अगर आप दोनों शूटिंग साथ करें तो नजारा बिल्कुल किसी ज्वालामुखी पर गिरी बिजली जैसा होगा। डिपार्टमेंट हेड चमन का चेहरा बदल गया। उसने चौंकते हुए कहा, तुम मुझे डरा रहे हो? नहीं नहीं, आरव ने एक मासूम मुस्कान के साथ कहा, मैं तो बस डिपार्टमेंट हेड चमन की ताकतवर काया की एक यादगार रिकॉर्डिंग रखना चाहता हूँ। अब इसे धमकी मानना है या नहीं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप आगे चलकर मुझे या मेरे आसपास की महिला साथियों को परेशान करते हैं या नहीं। ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं अंडरवर्ल्ड के लोगों को जानता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो। चटाक! आरव ने बिना कुछ कहे डिपार्टमेंट हेड चमन के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। डिपार्टमेंट हेड चमन ने जलता हुआ गाल पकड़ा और आंखें फाड़ते हुए हैरानी में बोला, तुमने मुझे मारा? चटाक! दूसरे गाल पर और भी जोर से एक और थप्पड़ पड़ा। गाल पर लाल निशान उभर आया। मेरे पास समय नहीं है फालतू बातें करने का, अभी शुरू करो। अगर तुम मेरे कहे अनुसार उस महिला के साथ एक्टिंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हें समझ न आ जाए। तू कमीना! चटाक चटाक! जैसे ही डिपार्टमेंट हेड चमन कुछ बोलने लगा, उसे 2 और थप्पड़ लगे। अब उसका दिमाग चकरा गया। गुस्से में उसने भी एक घूंसा चलाया, लेकिन उसका शरीर अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था। आरव ने फिर एक जोरदार थप्पड़ मारा। चटाक! इस बार इतने जोर से मारा कि डिपार्टमेंट हेड चमन जमीन पर गिर पड़ा और उसका आधा चेहरा सूज गया। डिपार्टमेंट हेड चमन की आंखों से आंसू निकल आए। वह डर से कांपते हुए एक कोने में सिमट गया। प्लीज पास मत आओ, मेरे पीछे वाकई में लोग हैं। आरव मुस्कुराया, वो लोग हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुमने खुद कपड़े नहीं उतारे तो मुझे उतारने में मदद करनी पड़ेगी। सुंदर महिला कांप रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि डिपार्टमेंट हेड चमन जैसे घमंडी इंसान को इस हाल में देखेगी। डिपार्टमेंट हेड चमन का चेहरा पसीने से भीग चुका था। वो भाग नहीं सकता था और मन में एक तरह का डर बैठ गया था। लगता है डिपार्टमेंट हेड चमन सहयोग नहीं करना चाहते। आरव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा।
डिपार्टमेंट हेड चमन ने घबरा कर कहा, रुको, मैं करूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि अगर मैंने आरुषि या बाकी औरतों को नहीं छेड़ा तो तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगे। आरव ने एक लंबी सांस ली और उसके पैर पर जोर से पांव रख दिया। आउच! डिपार्टमेंट हेड चमन चिल्ला उठा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैर में कील ठोक दी हो। तुमसे कोई सौदेबाजी नहीं करनी मुझे। मैं जो कह रहा हूं बस वो बताओ, करोगे या नहीं? करूंगा। डिपार्टमेंट हेड चमन ऐसा अपमान कभी नहीं झेल पाया था। उसे अब समझ में आया कि फिल्मों में लोग क्यों मार खाते खाते मान जाते हैं। ये सच में बहुत बुरा अनुभव होता है। बिना किसी और निर्देश का इंतजार किए वो घिसकते हुए उस महिला के पलंग तक गया और बोला, चलो कपड़े उतारो जल्दी। लेकिन महिला की आंखों में आंसू थे, चेहरा शर्म और अपमान से भरा हुआ था। मैं नहीं चाहती। चटाक! डिपार्टमेंट हेड चमन ने अब उसी महिला के गाल पर थप्पड़ मारा और बोला, अभी बहुत शरीफ बनने की एक्टिंग मत करो। महिला की आंखों से आंसू झरने लगे, लेकिन उसने कांपते हुए कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जैसे जैसे उसके शरीर के हिस्से उजागर होने लगे, आरव ने कैमरा चालू कर दिया और उनका रिकॉर्ड करना शुरू किया। डिपार्टमेंट हेड चमन, जो हमेशा दूसरों की शूटिंग करता था, अब खुद कैमरे के सामने था। हालांकि शुरुआत में उसे शर्म आई, लेकिन आरव के डर से उसने सब कुछ सह लिया। महिला शुरू में रो रही थी, लेकिन जैसे ही डिपार्टमेंट हेड चमन ने उसे छूना शुरू किया, वो धीरे धीरे शांत हो गई। उसने सोचा कि अब चुपचाप स्वीकार करना ही बेहतर है, शायद इससे उसे आगे और फायदा मिल जाए। अब दोनों कैमरे के सामने थे और एक नौजवान भी उन्हें देख रहा था। यह अनुभव उनके पिछले छिपे रिश्तों से बिल्कुल अलग था। अब इसमें दबाव और अजीब सी उत्तेजना भी थी। ग्रेटर देन नोट, ये पाठ केवल कल्पना है और इसमें वर्णित सभी घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, जबरदस्ती या यौन उत्पीड़न नैतिक और कानूनी रूप से गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं और किसी भी परिस्थिति में ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। डिपार्टमेंट हेड चमन के पूरे शरीर में जैसे आग लग गई हो। अब उसे कैमरे से रिकॉर्ड हो रहे वीडियो की परवाह नहीं रही। उसने महिला के शरीर को चूमना और छूना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी काली लेस वाली अंडरगारमेंट भी उतार दी। महिला भी पूरे जोश में उसका साथ देने लगी। वो लगातार डिपार्टमेंट हेड चमन को चूमने लगी। उसकी पतली सफेद बाहें डिपार्टमेंट हेड चमन की भारी पीठ पर फिरने लगी। आरव ने ये सब देखा तो थोड़ा गर्म तो हुआ, लेकिन वो इतना भी पागल नहीं था कि खुद को इस सब में शामिल कर लेता। वैसे भी वो महिला सुंदर जरूर थी, लेकिन आरव के साथ जो बाकी महिलाएं थीं, उनके सामने वो कुछ खास नहीं थी। और फिर मैं कोई हल्का इंसान नहीं हूँ। डिपार्टमेंट हेड चमन, आपने जो सामान लाया है वो यूं ही बर्बाद मत करो। सस्ता नहीं आता ये सब, क्यों न इस्तेमाल कर लो। आरव ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। डिपार्टमेंट हेड चमन उस महिला के सीने के बीच से झांकते हुए बाहर आया। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था और आंखें जल रही थीं। उसने आरव की मुस्कान की परवाह नहीं की और जल्दी से अलमारी से कुछ प्रॉप्स निकाले और उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। ओह! महिला को पहले भी इस तरह का अनुभव हो चुका था, लेकिन इस बार सब कुछ बहुत तीव्र था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, फिर भी उसने डिपार्टमेंट हेड चमन को रोका नहीं और उसका साथ देने लगी। उसकी सिसकियां भी अब मीठी और नर्म सी लगने लगी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो और भी तीव्र हो गया। डिपार्टमेंट हेड चमन जैसे युद्ध पर निकला हो और पूरी ताकत झोंक दी हो। आधे घंटे की ये प्रक्रिया अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी थी। पूरे कमरे में गंध और अव्यवस्था फैल गई थी। आरव ये सब देखता रहा और बीच बीच में सुझाव भी देता रहा। डिपार्टमेंट हेड चमन, बस एक ही पोजीशन क्यों, कुछ बदलो भी, ताकि शूट और अच्छा बने। वो होटल का कमरा अब किसी फिल्म स्टूडियो जैसा लगने लगा था। आरव सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं कर रहा था, बल्कि कैमरा एंगल भी बदल रहा था और समय समय पर कुछ फोटो भी ले रहा था। ऑफिस में जितनी मेहनत करता था, उससे कहीं ज्यादा इस पर ध्यान दे रहा था। लेकिन डिपार्टमेंट हेड चमन की परफॉर्मेंस, उसकी एक्टिंग जितनी मजबूत नहीं थी। मुश्किल से 5-6 मिनट में ही वो महिला की पीठ पर लुढ़क गया, जैसे कोई थका हुआ कुत्ता हो। महिला को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी। उसने अपने शरीर को थोड़ा और घुमाया ताकि सब कुछ पूरा हो जाए। डिपार्टमेंट हेड चमन ने बड़बड़ाते हुए कुछ कहा और फिर कुछ अजीब से टूल्स निकाले। थोड़ी देर बाद महिला पूरी तरह से शांत हो गई। जब दोनों थक कर रुक गए तो उन्हें समझ आया कि उन्होंने क्या कर दिया है। आरव ने कैमरे और वीडियो की मेमोरी कार्ड निकाल ली थी और उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। तुम वादा निभाओगे ना? इसे कहीं फैलाओगे तो नहीं?
डिपार्टमेंट हेड चमन ने डरते हुए पूछा। उसका चेहरा ढका हुआ था। आरव ने कहा, अगर तुम सीधा चलोगे तो मुझे तुम्हारे साथ खेलना ही नहीं पड़ेगा। डिपार्टमेंट हेड चमन ने राहत की सांस ली और बोला, मैं HR डिपार्टमेंट और सीनियर स्टाफ में तुम्हारा जिक्र करूंगा ताकि तुम्हारा प्रमोशन जल्दी हो जाए। आरव मुस्कुराया, मुझे ऐसी चीजों की कोई परवाह नहीं, लेकिन अब इस औरत को लेकर यहाँ से निकलो। तुम्हारा चेहरा और ये सामान दोनों मुझे अब नहीं देखना। डिपार्टमेंट हेड चमन कांप गया। उसने फर्श से अपने कपड़े उठाए, जल्दी जल्दी पहने और महिला को भी उठाया। जब दोनों तैयार हो गए और जाने लगे तो आरव ने याद दिलाया, रूम का पैसा छोड़ जाओ, मैं बाद में चेकआउट कर दूंगा। डिपार्टमेंट हेड चमन लड़खड़ाया और जल्दी से कुछ बड़े नोट निकालकर बेड पर रख दिए। फिर महिला के साथ ऐसे भागा जैसे वहां एक पल भी और रुकना उसे मंजूर न हो। उनके जाने के बाद आरव ने कमरे की थोड़ी सफाई की और जाकर उस बिस्तर पर बैठ गया जहां आरुषि सोई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सिस आरुषि, अब सोने का नाटक मत करो, तुम्हारा चेहरा इतना लाल है कि कोई देखे तो सोचे बुखार है। आरुषि ने धीरे से अपनी आंखें खोली। शर्म की वजह से उसकी पलकों में हल्की कंपन थी और चेहरा बहुत कोमल लग रहा था। वो धीरे से उठी और सिरहाने से टिक कर बैठ गई। फिर शर्माते हुए बोली, तुम्हें शुरू से पता था कि मैं जाग रही थी? आरव ने ईमानदारी से कहा, उस हालात में उठाना सही नहीं लगता था, इसलिए मैंने उन्हें जल्दी भगा दिया, नहीं तो तुम्हें और बुरा लगता। आरुषि ने होंठ काटे और फिर मीठा सा मुस्कान दी, तुम बहुत ही शरारती हो, तुम्हारी चिल्लाहट से तो वो लोग डर ही गए होंगे। अगर मैं ऐसा न करता तो शायद वो तुम्हारे साथ कुछ और करते। मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी निस्वार्थ हो कि खुद को कुर्बान कर दो। तुम्हें और कुछ नहीं आता, बस बकवास। आरुषि ने आंखें तरेरते हुए कहा, पर फिर भी शुक्रिया, मैंने तो सोच लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर तुम अचानक आ गए। आरुषि के लिए ये सब बहुत तेज बदलाव थे। आरव की मौजूदगी ने जैसे उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी में ला दिया। अगर वो अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से थोड़ी मजबूत ना होती तो शायद रो ही पड़ती, लेकिन फिर भी वो दिल से उसका शुक्रगुजार थी। आरव ने कंधे उचकाते हुए कहा, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सिस आरुषि, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, शूटिंग का तुम्हें कैसा लगा? आरव के चेहरे के भाव देखकर आरुषि का दिल धड़कने लगा। उसने सिर नीचे कर लिया और बालों को संवारते हुए बोली, मैंने थोड़ी ही देर देखी थी, मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे तो याद है कि जब उन्होंने किस करना शुरू किया तभी तुमने आंखें खोल ली थीं। क्या सिस आरुषि की याददाश्त बड़ी सिलेक्टिव है? अब आरुषि से रहा नहीं गया। उसने उठकर आरव की पीठ पर कई बार हल्के थप्पड़ मारे और गुस्से में बोली, हाँ देखा मैंने सब कुछ। और क्या, सब तुम्हारी ही वजह से हुआ, बदमाश कहीं के। आरव ने मजाक में कहा, सिस आरुषि, सही बात तो ये है कि डिपार्टमेंट हेड चमन की गलती थी, मैं तो बस तुम्हें बचाने आया था। तुम्हें पता था कि मैं जाग रही हूँ, फिर भी तुमने उन्हें वो सब करने दिया। अब तुम चैन से सो नहीं पाओगे। आरुषि ने झल्लाते हुए कहा, फिर आंखें मटकाकर बोली, तुम तो शादीशुदा हो, क्या तुम्हारी बीवी भी ऐसे खेल पसंद करती है? आरव सोच में पड़ गया। अगर जास्मिन को पता चला तो शायद वो सच में उसका सब कुछ काट दे। उसने हंसते हुए टॉपिक बदल दिया, अब ये बातें यहीं खत्म करें। सिस आरुषि, पहले तैयार हो जाओ, फिर ऑफिस चलते हैं। आरुषि ने सहमति में सिर हिलाया, यहाँ बहुत बदबू हो रही है, जल्दी निकलते हैं। जब वे फ्लोइंग क्लाउड होटल से बाहर निकले तो दोपहर हो चुकी थी। आरुषि अभी भी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अंदर से बहुत हल्का महसूस कर रही थी। घड़ी देखकर उसने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, आरव, तुम्हारा धन्यवाद करना है, चलो मैं तुम्हें लंच खिलाती हूँ। आरव मुस्कुराया, बिल्कुल, लेकिन मेरी भूख बहुत ज्यादा होती है, क्या पैसे काफी लाए हो सिस आरुषि? आरुषि ने हंसते हुए आंखें मटकाई, खाओ चाहे जितना, पर भर पेट ही खाओ। आरुषि थोड़ी हैरान हुई जब वो आरव की कार में बैठी। मुझे नहीं पता था कि तुम BMW चलाकर हमारे ऑफिस की बहनों के लिए नाश्ता लाते हो। अमीरजादों के लिए ये काम बड़ा मुश्किल होगा। मैं कोई अमीरजादा नहीं हूँ, ये कार असल में मेरी बीवी की है, आरव ने बेझिझक कहा। सिस आरुषि, तुम मुझे बस एक ऐसा लड़का समझ लो जो किसी अमीर औरत के भरोसे पल रहा है। तुम्हारा चेहरा तो गोरा नहीं है, आरुषि हंसते हुए बोली, और वैसे भी तुम तो उस तरह के लड़कों से ज्यादा काम के हो। कमेंट, छोटा गोरा चेहरा एक ताना है जो दिखने में अच्छे लेकिन निकम्मे लड़कों के लिए बोला जाता है। दोनों हंसी मजाक करते हुए गाड़ी में निकल पड़े। रास्ते में आरव ने पूछा, सिस आरुषि, जो फुटेज और फोटो रिकॉर्ड हुए हैं उनका क्या करने का सोच रही हो? आरुषि थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली,
तुम्हारे पास रखना चाहो तो रख लो या फेंक दो। तुम्हें नहीं चाहिए, रख भी लूं तो क्या? मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट हेड चमन अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। मैं एक आम कर्मचारी हूँ, बेवजह का झंझट नहीं चाहती। जब तक कोई जानबूझकर मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके लहजे में हल्की मायूसी थी, लेकिन जवाब ईमानदार था। आरव को भी ऐसा ही अंदाजा था, इसलिए वो ज्यादा हैरान नहीं हुआ और सिर हिला दिया। फिर उसने बात बदलते हुए पूछा, तो फिर हसीन मैडम, बताइए मुझे किस जगह लंच करवाने वाली है? थकी हुई आरुषि ने माथा मलते हुए कहा, फेमस रोड की तरफ ले चलो, वहां कुछ अच्छे रेस्टोरेंट है। तुम बहुत थकी लग रही हो, नींद आ रही है क्या? आरव ने उसके इशारे पर गौर करते हुए पूछा। हाँ, लगता है दवाई का असर अभी पूरी तरह गया नहीं है, आरुषि ने साफ साफ कहा। उसे सचमुच नींद सी आ रही थी। आरव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो फिर लंच छोड़ो, बेहतर होगा कि तुम पहले आराम कर लो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू। आरुषि के दिल में एक नर्म सा एहसास आया। उसे अचानक महसूस हुआ कि ये आदमी बड़ा केयरिंग और थॉटफुल है। चलो खाना तो खा ही लेते हैं, नींद आ रही है लेकिन भूख उससे भी ज्यादा है। आरव ने उसकी बात मानी और दोनों एक साफ सुथरे कैंटनीज रेस्टोरेंट पहुंच गए। वो कोई खास महंगा रेस्टोरेंट नहीं था, लेकिन शहर की तेज रफ्तार के मुताबिक अच्छा था। बैठने के कुछ ही देर बाद दोनों ने ऑर्डर कर दिया। आरव सुबह आरुषि की परेशानी में भागदौड़ में भूखा रह गया था, तो अब खाने पर टूट पड़ा। तुम जरा अपनी इमेज का तो ख्याल रखो, ऐसे लग रहा है जैसे 3 साल से भूखे हो, आरुषि हंसते हुए बोली। इमेज वगैरह उनकी होती है जो किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, मैं तो शादीशुदा हूँ, अब इमेज की क्या जरूरत? आरव ने मुंह भरे हुए जवाब दिया। इसी बीच आरुषि की पीठ की ओर से एक मर्द और औरत रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। औरत बेहद सलीके से तैयार थी, कद में थोड़ी छोटी और देखने में आकर्षक। दोनों मर्दों की नजरें उसी पर थीं। क्या संयोग है, मैंने नहीं सोचा था कि मिस आरुषि भी किसी पुरुष के साथ यहाँ खाने का प्लान बनाएंगी, उस औरत ने मुस्कुरा कर कहा। आरुषि थोड़ी अटपटी सी लगी, लेकिन तुरंत मुस्कुराते हुए उठकर बोली, मिस सानवी भी तो आए हैं, और दो मर्दों के साथ। ये तो बस मेरे असिस्टेंट्स हैं, पास के एक ऑफिस में काम खत्म हुआ तो सोचा खाना यहीं खा ले। मिस आरुषि, जरा ये तो बताइए कि आपके साथ ये सज्जन कौन है? आरव ने थोड़ी नाखुशी के साथ चॉपस्टिक नीचे रखे और मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम आरव राठौड़ है। सानवी, नाइस टू मीट यू, उसने आत्मविश्वास से हाथ बढ़ाया। आरव ने हल्के से हाथ मिलाया और फिर से खाने में लग गया। सानवी ने एक तीखी नजर डाली और फिर बोली, मिस आरुषि और मिस्टर आरव के बीच क्या रिश्ता है? लगता है मिस आरुषि ने कोई काबिल इंसान खोज ही लिया। आरुषि मुस्कुराई और बोली, आरव मेरे कलीग है, हम काम के सिलसिले में बाहर आए हैं। जहां तक काबिलियत की बात है, वो तो मिस सानवी के दोनों असिस्टेंट से कम ही होंगे। आखिर दोनों लंबे चौड़े हैं, आपको पूरी तरह संतुष्ट तो करते ही होंगे। दोनों औरतें जैसे तलवारों से लड़ रही थीं, उनकी निगाहें किसी तेज ठंडी हवा की तरह थीं। आरव को लग रहा था जैसे रेस्टोरेंट का तापमान ही कुछ डिग्री कम हो गया हो। मिस आरुषि तो बहुत तारीफ कर रही है। मिस्टर आरव की भूख देखकर लगता है उनमें बड़ी ताकत है। शायद मिस आरुषि उनसे खूब काम लेती है ना? इतनी भूख शायद ज्यादा एक्सर्शन की वजह से है, सानवी ने बनावटी मासूमियत से कहा। जितनी भी भूख हो, 2 लोगों की ताकत से तो कम ही होती है, और 2 मर्दों से वो काम भी हो जाते हैं जो एक से नहीं हो सकते, है ना मिस सानवी? आरुषि भी कम नहीं थी। आरव मन ही मन बोला, तुम लोगों की लड़ाई है, मुझे बीच में क्यों घसीट रही हो? दिन दहाड़े ऐसी बातें, दुनिया सच में पगला गई है। फिर वो अचानक बोला, मिस सानवी, माफ कीजिए, लेकिन आप एक फिल्म एक्ट्रेस जैसी लगती हैं जो मुझे बहुत पसंद है। ऐसी बातें सुनकर शायद ही कोई औरत नाराज हो, खासकर अगर वो सफल हो और अपनी खूबसूरती पर भरोसा हो। सानवी थोड़ी प्रसन्न सी लगी, पर फिर बोली, ओह, कौन सी? मिस्टर आरव, मुझे ज्यादा बड़ा मत समझिए, मैं मिस आरुषि जैसी फेमस नहीं हूँ। आरव ने ध्यान से उसे देखा और बोला, जितना देख रहा हूँ उतना ही मिलती जुलती लग रही है। मैं उनकी फिल्में अक्सर देखता हूँ। उनका नाम है मिया खलीफा, क्या आपने सुना है? राइटर नोट, अबे चल क्या बताओ, तू जानता है ये कौन है? चुपचाप सब्सक्राइब कर दे चैनल को। सानवी का चेहरा जो अभी तक खुश था, अचानक तमतमा गया। उसने गुस्से में पैर पटका, आरव को घूरा और अपने असिस्टेंट्स के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। आरुषि अपनी हंसी नहीं रोक पाए। तुम तो हद कर देते हो, सानवी को एक एडल्ट एक्ट्रेस से कंपेयर कर दिया। अब वो आज रात सो नहीं पाएगी।
आरव ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने खुद बुलावा दिया, मैं तो बस खाना खा रहा था। आरुषि ने समझाया, वो किसी और कंपनी की पीआर है और मुझसे अक्सर टकरा जाती है। मैं उसके कई क्लाइंट्स छीन चुकी हूँ, इसलिए जब भी मिलती है उलझ जाती है। आरव मुस्कुराया, इसलिए तो सिस आरुषि हर साल परफॉर्मेंस में नंबर 1 आती है। खूबसूरती ही असली ताकत है। आरुषि ने इसका खंडन नहीं किया, अपने लंबे बालों को छूते हुए बोली, इस लाइन में यही होता है, लेकिन इसका मतलब गलत मत निकालना। जब हम बड़ी कंपनियों से बात करते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा अपनी नजरों से थोड़ा टोफू ही खाते हैं। अगर कोई छूने की कोशिश करे तो उनके ही ऊपरी अधिकारी उनकी क्लास ले लेते हैं। असल में इस पीआर की जॉब को लेकर समाज में बहुत गलतफहमियां हैं। जैसे मैंने सानवी का क्लाइंट छीना, अब अगर मैं कहूं कि मैंने कोई स्पेशल सर्विस नहीं दी तो कोई मानेगा नहीं। आरव सिर हिलाते हुए शरारती अंदाज में मुस्कुराया, मतलब सिस आरुषि भी मियां खलीफा जी से वाकिफ है, लगता है इस फील्ड की जानकारी है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ऐसे मामलों में औरत का भी समझदार होना जरूरी है। अगर कोई औरत कुछ न जानती हो तो वो अपने मर्द को खुश कैसे करेगी? अगर कोई औरत एक एक्ट्रेस से कुछ सीख लेती है तो उसमें बुराई क्या है? आरुषि ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। आरव एकदम चुप हो गया, फिर उसने आरुषि की तरफ अंगूठा दिखाया और खाने में फिर से जुट गया। खाना खाने के बाद आरुषि को अभी भी नींद आ रही थी, इसलिए आरव ने उन्हें उनके अपार्टमेंट छोड़ दिया और फिर श्रृंगार इंटरनेशनल लौट आया। पब्लिक रिलेशंस ऑफिस में लौटते ही उसने देखा कि वहां की कई खूबसूरत लड़कियां अजीब सी मुस्कान के साथ उसे देख रही थीं। आरव को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने जान पहचान की वंशिका से पूछा, वंशिका, ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रही है? वंशिका कुछ गमी बियर जैसा खा रही थी। उनका शरीर स्वाभाविक रूप से आकर्षक था और लगता था कि उस पर खूब ध्यान भी दिया गया है। उनके शरीर के अनुपात एकदम सही थे, जहां जरूरी था वहां थोड़ी मांसलता और जहां नहीं थी वहां सलीके से पतलापन। एक विवाहित महिला होने के नाते वंशिका इस चीज में माहिर थी। तुम कहाँ गए थे? वंशिका ने जवाब में सवाल दागा। कुछ काम निपटाने गया था, आरव ने गोलमोल जवाब दिया। फिल्म से जुड़ी बात बताने की हिम्मत नहीं हुई। वंशिका ने मिठाई नीचे रखी और खड़ी हो गई। उनका आत्मविश्वास भरा चेहरा और गहरी नजरें आरव पर टिक गईं, जिससे उसे थोड़ी झिझक होने लगी। काम निपटाने? किसके साथ निपटाया कॉमरेड लिटिल आरव? अकेला ही था, बस कुछ मामूली काम था। आरव को उनके कोको परफ्यूम की खुशबू आ रही थी और वह उनके चंचल चेहरे को देखकर मुस्कुरा उठा। वंशिका ने हल्की हंसी में कहा, अब बहाना मत बनाओ, अभी अभी सिस आरुषि ने कॉल करके छुट्टी ली है। उसने कहा कि तुमने ही उसे घर छोड़ा। आरव मन ही मन झुंझलाया, ये आरुषि भी ना, बिल्कुल भी साथ नहीं देती। वो बस हल्के से मुस्कुराया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी पास बैठी अस्मिता अपनी चेयर घसीटकर आरव के पास आई और हंसी के अंदाज में बोली, तुमने सिस आरुषि के साथ क्या किया? कहीं उसे पटाकर छोड़ तो नहीं आए? आरव को ये औरतें दिन ब दिन चौंकाती रहती थी। अब तक तो वही लड़कियों से मजाक करता आया था, लेकिन श्रृंगार इंटरनेशनल में आने के बाद ये हाल था कि हर दिन वही शिकार बन जाता था। उसे अब जाकर समझ में आया कि जब कोई बंदूक की नोक पर हो तो क्या महसूस होता है। लेकिन इसी अनुभव से उसे एक बात भी समझ में आई, बेशर्म लोगों को कोई नहीं हरा सकता। तो उसने मुस्कुराते हुए एक नाटकीय अंदाज में अस्मिता की तरफ बढ़कर हल्के से मजाक किया। आज अस्मिता ने जो ऑफिस आउटफिट पहना था, ब्लैक नेट की स्टॉकिंग्स, खुले पंजों वाली हील्स और लाल नेल पॉलिश, वो उनकी परिपक्व और आत्मविश्वासी छवि को और भी बढ़ा रहा था। पूरा लुक एक स्मार्ट सिटी ऑफिस लेडी जैसा था। जब आरव ने हल्की सी छेड़खानी की तो अस्मिता चौंक गई और थोड़ी सी घबराकर बोली, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? कोई देख लेगा तो? आरव ने भी हंसते हुए जवाब दिया, तो फिर ऐसे सवाल क्यों करती हो? अगर मैं मजाक में थोड़ा नाटक ना करूं तो तुम सबका मनोरंजन कैसे होगा? वैसे भी ये तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल तो वैसे ही ध्यान खींचता है। अस्मिता ने हंसते हुए कहा, ज्यादा उड़ो मत, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और हम सिर्फ अच्छे सहयोगी हैं। मैं वैसी नहीं हूँ जैसी तुम सोचते हो। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी शादीशुदा हूँ और मैं भी कोई लापरवाह इंसान नहीं हूँ। अस्मिता ने टोकते हुए कहा, तुम्हारे जैसे ज्यादा कैजुअल इंसान मैंने कम देखे हैं। आरव ने हंसते हुए कहा, इस बार तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। थोड़ा मजाक, थोड़ी शरारतों और हंसी मजाक के साथ माहौल हल्का फुल्का हो गया। अस्मिता थोड़ी झेपी, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान भी थी। इसी दौरान अस्मिता की डेस्क का फोन जोर से बजा, डिंग लिंग लिंग।
यह अचानक आई घंटी जैसे किसी जादू को तोड़ने वाली चेतावनी थी। वो घबरा गई, जल्दी से कुर्सी घुमाई और फोन उठाया। आरव भी अपने डेस्क की तरफ मुड़ा, सोच ही रहा था कि थोड़ी देर कोई दिमागी खेल वाला गेम खेल लिया जाए। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। पिछले कुछ दिनों से जितने भी कॉल्स आ रहे थे सब टेंशन देने वाले ही थे, लेकिन इस बार जब उसने कॉल उठाया तो समझ आया कि पहले वाले कॉल्स तो कुछ भी नहीं थे। कॉल नेहा का था। उनका कांपता हुआ, डर से भरा और रोता हुआ स्वर आया। यंग मास्टर, मिस को उन्हें किडनैप कर लिया गया है। जास्मिन का अपहरण हो गया। क्या वो अस्पताल में आराम नहीं कर रही थी? नेहा, जरा ठीक से बताओ, हुआ क्या है? आरव को जब ये चौंकाने वाली खबर मिली तो उसने खुद को संयमित कर लिया। अभी अभी मास्टर का फोन आया था। उन्होंने कहा कि यंग मास्टर को सूरत हार्बर के सबसे पूर्वी इलाके के 84वें वेयरहाउस में पहुंचना है। मिस और अर्पिता दोनों को वहीं ले जाया गया है और हमें पुलिस को खबर करने से मना किया गया है, वरना। नेहा की आवाज आखिर में इतनी भर आई कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। नेहा, क्या तुमने पक्की तौर पर यह पुष्टि कर ली है? हाँ, मैंने कर ली है, नेहा बोली। डॉक्टर और नर्सें भी परेशान है। अर्पिता मिस को फूलों के बगीचे में टहलाने ले गई थी और वापस नहीं लौटी। मैंने अस्पताल प्रशासन से कहा है कि अभी इसे छुपाए रखें, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर छुप नहीं पाएगी। अब क्या करें? एक बाप और बेटी के बीच ऐसी हरकत हो जाए तो आरव को यही अफसोस हो रहा था कि उसने वीरेंद्र को पहले ही पागल क्यों नहीं कर दिया। इस इंसान की एक ही काबिलियत है, हद दर्जे की जिद। जब तक ताबूत न देखे आंसू नहीं बहाता। नेहा, घबराओ मत, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम घर पर ही रहो, मैं तुमसे संपर्क करूंगा। आरव ने नेहा को दिलासा दिया और फिर फोन काट दिया। आरव को ये मामला कुछ अजीब लग रहा था। तर्क से देखें तो वीरेंद्र के पास इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वो अस्पताल के गार्डन से 2 औरतों को उठा ले जाए और फिर उन्हें सूरत के हार्बर तक ले भी जाए। जरूर कोई प्रोफेशनल इसमें उसका साथ दे रहा है, लेकिन पिछली बार रंजित आहूजा ने जो किया था उससे जास्मिन का सब्र टूट चुका था, तो उसका वीरेंद्र का साथ देना संभव नहीं था। तो फिर ये कौन हो सकता है? भले ही आरव जानता था कि वीरेंद्र कोई साजिश रच रहा है और शायद दोनों महिलाओं को फिलहाल नुकसान न पहुंचाए, लेकिन फिर भी वो डरा हुआ था कि कहीं वीरेंद्र कोई हद पार न कर दे। इसलिए उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। ऑफिस में मौजूद महिलाओं को बड़ा अचंभा हुआ। अभी तो आरव आया ही था और तुरंत ही फिर से दौड़ता हुआ बाहर चला गया। सबकी आंखों में हैरानी थी। सूरत हार्बर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाहों में से एक है और इसका इलाका बहुत फैला हुआ है। जब तक कोई खुद वहां न जाए उसे वहां की विशालता का अंदाजा नहीं हो सकता। नीला समुंदर दूर तक फैला हुआ था। लहरों की आवाजें बंदरगाह को और भी ठंडा और सुनसान बना रही थी। आरव की कार जैसे ही हार्बर में घुसी तो समतल जमीन पर उसकी रफ्तार दिखने लगी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे एक सफेद स्पोर्ट्स कार मिसाइल की तरह तट पर दौड़ रही हो। आरव पूरी तरह चौकन्ना था। रास्ते में वेयरहाउस के नंबर देखते हुए वो लगभग 10 मिनट तक पूर्व की ओर चला, जब तक कि उसे एक बड़ा वेयरहाउस नहीं दिख गया जिस पर लाल रंग में 84 लिखा था। पूरा वेयरहाउस टूटा फूटा लग रहा था। जंग लगे लोहे के दरवाजे थोड़े खुले थे और बगल में बेकार पड़े पत्थर और चूने के ढेर जमा थे। पूरा दृश्य बिखरा हुआ और डरावना लग रहा था। जैसे जैसे वो मंजिल के करीब पहुंचा, आरव का मन और शांत होता गया। सच कहें तो अपहरण शब्द वो अब तक दूसरों पर इस्तेमाल करता आया था। कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी औरत का कोई अपहरण करेगा, चाहे वो बर्फ सी ठंडी लड़की खुद को उसकी औरत न माने। पर आरव को हंसी और गुस्सा दोनों आ रहे थे। कार का दरवाजा धीरे से बंद करके आरव ने चारों ओर एक नजर डाली और तुरंत ही भौहें सिकोड़ ली। हालांकि कोई आम आदमी शायद कुछ भी महसूस न कर पाता, लेकिन उसकी पैनी नजरें भांप गई कि वेयरहाउस के कई कोनों में प्रोफेशनल लोग छिपे हुए थे। ये लोग बिल्कुल सटीक जगहों पर छिपे हुए थे ताकि अंदर की हर हरकत पर नजर रख सके। आरव को लगा कि इनके पास मीडियम रेंज की लंबी दूरी की राइफलें होंगी। ये एक ऐसा गैंग था जिसकी तैयारी इंटरनेशनल स्तर की थी। आरव को ये सब बहुत दिलचस्प लगा और हल्का सा रोमांच भी महसूस हुआ। जैसे ही वो बड़े गेट से अंदर गया, एक सड़ी हुई सी गंध थी। फर्श खाली पड़ा था और टूटी हुई खिड़कियों से आती धूप की किरणें धूल को ऐसे नचाती हुई दिख रही थी जैसे हवा में कोई धुआं हो। वेयरहाउस के एक कोने में उसे 2 नाजुक सी आकृतियां दिखाई दी जो कुर्सियों से बंधी थी। आरव ने देखा कि जास्मिन और अर्पिता दोनों कुर्सियों पर बैठी थी, एक दूसरे की पीठ से पीठ मिलाकर बंधी हुई थी। उनकी बाहें और पैर रस्सियों से कसकर बांध दिए गए थे, इसलिए वे एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकती थी।
उनके सामने खड़े थे कुछ मजबूत हटे कट्टे मर्द जो आधी बाहों वाली शर्ट पहने हुए थे। कुछ लंबे तगड़े थे तो कुछ छोटे और दुबले, पर ज्यादातर की त्वचा धूप में जली हुई थी। साफ था कि ये लोग कड़ी धूप में काम करने वाले थे। लेकिन आरव का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा उनके पास मौजूद हथियारों ने, AK-47, M16 और दूसरी अटैक राइफल्स। ये गनें अपने आप में बहुत खास नहीं थी, पर यहाँ भारत में इनका दिखना हैरान करने वाला था। अगर ये USA जैसी जगह होती तो आरव को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ तो पिस्टल भी दुर्लभ होती है। आरव अच्छी तरह जानता था कि इंडियाज प्रोटेक्टर्स नाम की संस्था कोई दिखावा नहीं है। अगर ये लोग उनकी निगाहों से बचकर सूरत में घुसकर अपहरण कर सकते हैं तो इनमें जरूर दम होगा। इसी बीच आरव की ओर नजर डालते हुए वीरेंद्र, जो उन हटे कट्टे मर्दों से बात कर रहा था, मुस्कुराया, एक घृणित और क्रूर मुस्कान के साथ। मिस्टर वीरेंद्र, क्या ये वही आदमी है जिसे आप पकड़वाना चाहते हैं? अंग्रेजी में सवाल पूछा एक आदमी ने, जो स्लीवलेस शर्ट, आर्मी पैंट और छोटे बालों वाला था। वो शायद इन सबका बॉस था, क्योंकि उसके हाथ में डेजर्ट ईगल था, एक ऐसा पिस्टल जो सिर्फ जबरदस्त सैनिक ही रखते हैं। इसी गैंग में ये इकलौती पिस्टल थी। आरव अब पास आ चुका था। जब उसने इस आदमी का लहजा सुना तो चौंक गया। ये वियतनामी लहजा था, मतलब ये लोग वियतनाम से थे। हाँ मिस्टर सुमित, मैं चाहता हूँ कि आप इसे पकड़ लें। मैं खुद इसे जहनुम भेजूंगा, वीरेंद्र ने गुस्से से कहा। उसी वक्त जास्मिन और अर्पिता ने आरव को देखा। जास्मिन की आंखों में एक उलझन भरी, मायूस सी नजर थी, जबकि अर्पिता थोड़ी चौंकी हुई और जिद्दी लग रही थी, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि आरव उनके लिए अकेले यहाँ आ गया। लंबा तगड़ा सुमित नाम का आदमी आरव को गौर से देख रहा था और बोला, मिस्टर वीरेंद्र, मुझे लगता है आपने बेकार में हमें हायर किया है। इस आदमी से निपटने के लिए तो मेरा एक आदमी ही काफी है। बाकी मर्दों के चेहरे पर गर्व से भरी मुस्कान थी। सब अपने बॉस की बात से सहमत थे। वीरेंद्र ने दांत पीसते हुए कहा, नहीं मिस्टर सुमित, जब मैं इस हरामी से बदला ले लूंगा और उस औरत से अपने हिस्से के शेयर ले लूंगा, तब जो पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो कुछ भी नहीं लगेगा। कहते हुए उसकी आंखों में लोभ और पागलपन साफ दिख रहा था। असल में पिछले कुछ सालों की अय्याशी में वीरेंद्र के पास कभी 30% थे, अब वो घटकर 1% से भी कम रह गए थे। उसने धीरे धीरे अपने सारे शेयर बेच दिए थे। इस बार उसने जो थोड़े बहुत बचे थे सब दांव पर लगा दिए। जास्मिन ने डर के बजाय घृणा से वीरेंद्र की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, वीरेंद्र, तुमने बहुत निराश किया है। अब वो उसे पिता नहीं कह रही थी, बस नाम से बुला रही थी, क्योंकि अब वो रिश्ता खत्म हो चुका था। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि इस स्थिति में एक ऐसा आदमी जो इस सब से कोई लेना देना नहीं रखता, वो इतनी शांति से यहाँ आ जाएगा। जास्मिन ने आरव की ओर अपराध बोध से देखा। भले ही उसे इस आदमी की ज्यादा पसंद न हो, पर वो झूठ बोलती अगर कहती कि उसका यहाँ आना उसे छू नहीं गया। वीरेंद्र, तुम मर्द कहलाने लायक नहीं हो, अपनी ही बेटी के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। अर्पिता का स्वभाव मजबूत था, उसने अब तक अपने गुस्से को रोका हुआ था, लेकिन अब फट पड़ी। वीरेंद्र हंसा और नीच निगाहों से अर्पिता को देखते हुए बोला, तुम जंगली लड़की, मैं तो कब से तुमसे तंग था। जैसे ही ये मामला निपटेगा तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अगर वो बूढ़ी औरत तुम्हारी ढाल न बनी होती तो अब तक तुम्हें बिस्तर पर सैकड़ों बार नोच चुका होता। क्या समझती हो खुद को? तुम तो बस शेखावत फैमिली की पाली हुई एक रखेल हो। तुम नीच हो, घिनौने, घटिया इंसान। अर्पिता का धूल से सना चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बंधनों से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर प्रोफेशनल तरीके से बंधी रस्सियां टस से मज नहीं हो रही थी। आरव ने जास्मिन की अपराध भरी निगाहें देखी और अपने सख्त मिजाज बॉस अर्पिता को भी बहादुरी से लड़ते देखा। उसके दिल में दोनों के लिए इज्जत बढ़ गई। एक ने सही गलत की पहचान की और दूसरी जबरदस्ती के आगे नहीं झुकी। अफसोस इस बात का था कि इंसान की पूरी इतिहास में औरतों को हमेशा कमजोर समझा गया। तभी तो नारीवाद जैसी सोच आई, क्योंकि उन्हें बराबरी नहीं मिलती थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि वो शारीरिक रूप से पुरुषों से कमजोर थी। इस वक्त भी यही हो रहा था। चाहे ये दोनों औरतें बिजनेस की दुनिया में कितनी भी चमक रही हो, चाहे उन्होंने कितनों को हराया हो, लेकिन जब सामने सबसे जंगली, सबसे घटिया हिंसा आती है, तब उनके पास जुबान के अलावा कोई हथियार नहीं होता। शायद यही वजह है कि पुरुषों को प्रिंसेस को बचाने वाले नाइट बनने का मौका मिलता है। सुमित नाम का हट्टा कट्टा आदमी शायद हिंदी नहीं समझ पा रहा था, और वीरेंद्र और उन दो औरतों की बहस में उसकी दिलचस्पी भी नहीं थी। उसने आरव को देखा। उसे डरे बिना देखकर वो थोड़ा प्रभावित हुआ और अंग्रेजी में बोला, तुम्हें जल्द ही मौत मिलेगी।
लेकिन कम से कम तुम बहादुर हो, मैं तुम्हें एक टुकड़े में मारूंगा। आरव हल्की सी अजीब मुस्कान के साथ उस आदमी को गौर से देखने लगा, फिर एक लाइन बोली जो वीरेंद्र और उन दोनों महिलाओं को समझ नहीं आई। तुम्हारा सरनेम बैनर्जी है, नाम क्या है? लंबा आदमी चौंका और उसी भाषा में बोला, तुम वियतनामी बोल सकते हो? आरव ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, हर्ष बैनर्जी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अगर आरव का वियतनामी बोलना उस आदमी को हैरान कर गया था, तो हर्ष बैनर्जी का नाम सुनकर तो वो पूरी तरह सन्न रह गया। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता आ गई। तुम आखिर हो कौन? क्योंकि वियतनामी भाषा केवल वहीं मौजूद वियतनामी लोगों को समझ आ रही थी, इसलिए आरव ने बिना घुमा फिराकर कहा, चलो किसी शांत जगह चलते हैं, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उस आदमी की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन अंत में वो चुपचाप सिर हिलाकर आरव को रास्ता दिखाने का इशारा करने लगा। वीरेंद्र, जो कुछ समझ नहीं पाया था, घबराकर बोला, मिस्टर सुमित, ये सब क्या है? मैं आपका ग्राहक हूँ। अभी अभी क्या हुआ? आप उसे पकड़ क्यों नहीं रहे? मैंने आपको पैसे दिए हैं। मुझे परेशान मत करो। सुमित नाम का आदमी अपने हाथ में पकड़ी डेजर्ट ईगल बंदूक का मुंह सीधा वीरेंद्र के माथे की तरफ कर दिया और ठंडे स्वर में बोला, हमें तुमने सिर्फ हायर किया है, लेकिन हम काम कैसे करेंगे ये तुम नहीं तय कर सकते। वीरेंद्र डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा, पूरा शरीर कांप रहा था और मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। आरव ने वीरेंद्र की ओर एक नजर भी डालने की जरूरत नहीं समझी और उस आदमी को एक कोने में ले गया। जब उसे यकीन हो गया कि कोई उन्हें नहीं देख सकता, तो वह मुड़ा और वियतनामी में बोला, फ्लड शार्क भारत क्यों आया? क्या तुम लोग येलो फ्लेम आयरन ब्रिगेड से डरते नहीं हो? फ्लड शार्क और येलो फ्लेम आयरन ब्रिगेड का नाम सुनते ही उस आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके हाथ में पकड़ी डेजर्ट ईगल अब आरव के सिर की तरफ मुड़ी। उसने फटी आवाज में पूछा, तुम हो कौन? हमें कैसे पहचानते हो? तुम्हारा येलो फ्लेम आयरन ब्रिगेड से क्या रिश्ता है? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, अगर मैं येलो फ्लेम आयरन ब्रिगेड का होता तो क्या तुम लोग अब तक जिंदा होते? तो फिर तुम हो कौन? वो आदमी अब भी सतर्क था। आरव से उसे एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। जितना ज्यादा वो उसे देखता, उतना ही डर लगने लगता। आरव ने थोड़ी देर सोचा, फिर हल्के संकोच के साथ अपनी शर्ट की जेब से कुछ निकाला। वो जेब बहुत छोटी थी, इसलिए उस आदमी ने इसे कोई खतरनाक हरकत नहीं समझा और अपनी ट्रिगर उंगली नहीं चलाई। वो बस देखता रहा कि आरव क्या निकाल रहा है। क्या तुम इसे पहचानते हो? आरव ने जो निकाला वो एक साधारण शादी की अंगूठी के आकार की रिंग थी। उसका मटेरियल प्लेटिनम जैसा लग रहा था, लेकिन सालों की घिसाई से उसकी चमक कम हो गई थी। कोई रत्न नहीं था, बस एक धातु की अंगूठी थी। लेकिन खास बात यह थी कि उस पर स्याही जैसी चमक वाले बेहद जटिल डिजाइन बने हुए थे, इतने जटिल कि देखने से ही चक्कर आ जाए। शुरुआत में वो अंगूठी उसे जानी पहचानी सी लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रिंग के अंदर की पट्टी पर गई, जहां बारीकी से खुदे हुए लैटिन शब्द थे, उसकी रगों में खून जम गया और सांसें अटक गईं। उसने यह अंगूठी एक दस्तावेज में देखी थी। उनके गिरोह में इस अंगूठी का जिक्र सिर्फ एक किंवदंती के तौर पर होता था। भले ही वो अपने पूरे जीवन में यह अंगूठी ना देख पाए, लेकिन उन्हें इसे पहचानना जरूरी था, खासकर वो लैटिन शब्द जो प्राचीन रोमनों की भाषा में थे। एक भाषा जो अब मिट चुकी थी, लेकिन उन शब्दों में एक नाम छिपा था जिसे वो जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते थे। क्योंकि इस अंगूठी का मालिक उस इलाके का सर्वोच्च शासक होता है और वही इंसान है जिसे वो दिल से पूजते हैं। आरव ने उस आदमी के चेहरे का हाव भाव देख लिया और समझ गया कि बात समझ आ चुकी है। उसने धीरे से अंगूठी वापस जेब में रख दी। कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि इतना ताकतवर प्रतीक हर रोज किसी आम से आदमी की जेब में पड़ा रहता है। ठीक है, इतना हैरान मत दिखा। मुझे नहीं लगता कि मेरे फ्लड शार्क में सिर्फ मूर्ख ही है। आरव ने दोस्ताना ढंग से उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा। वो आदमी कांप गया और जैसे ही होश आया, आरव की मुस्कान देखकर भी उसे ध्रुवीय बर्फ जैसी ठंड महसूस हुई। उसे आरव की पुरानी उपलब्धियां याद आ गईं और डर के मारे उसके पैर जवाब दे गए। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, जैसे सिर जमीन में गाड़ देना चाहता हो। आपके अधीनस्थ सुमित बैनर्जी का नमन स्वीकार करें, महाराज, सुमित ने हकलाते हुए सच्चे दिल से कहा। आरव ने भौहें उठाई। तुम सुमित हो? तो हर्ष बैनर्जी तुम्हारा भाई है? जी हाँ, महाराज। सुमित अब भी जमीन पर हाथ पैर टिकाए हुए था और सिर तक नहीं उठा रहा था। आरव ने थक कर सांस ली। खड़े हो जाओ, ये भारत है, मेरा साम्राज्य नहीं। यहाँ इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। सुमित ने देखा कि आरव नाराज नहीं है, तो सावधानी से उठ खड़ा हुआ। 3 कदम पीछे गया, फिर सीधा खड़ा हो गया।
अब उसकी नजरों में आरव के लिए पागलपन भरी श्रद्धा और भक्ति थी। क्या ये सच में वही है, वही जिनके बारे में उसका भाई भगवान जैसे बताता था? हाँ, एक बात और। आरव को कुछ याद आया और बोला, मुझे महाराज बुलाना पसंद नहीं। अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मुझे मेरे दूसरे नाम से पुकारो। जी प्लूटो साहब, सुमित ने गर्व से चिल्लाया, जैसे ये नाम पुकारना उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान हो। आरव को अब उसकी पहचान समझ में आ गई थी, इसलिए वो सीधे मुद्दे पर आया। फ्लड शार्क यहाँ क्यों आया? मैंने भारत में एंट्री पर कोई बैन नहीं लगाया, लेकिन तुम्हारा भाई हर्ष बैनर्जी बहुत सतर्क रहता है और ऐसी छोटी गलती नहीं करता। सुमित ने आदर से जवाब दिया, प्लूटो साहब, हमारा फ्लड शार्क बस भारत के कुछ समुद्री इलाकों में मूवमेंट कर रहा था, जहां हमने कुछ ट्रांसपोर्ट जॉब्स लिए थे। इसलिए येलो फ्लेम आयरन ब्रिगेड ने हम पर ध्यान नहीं दिया। वीरेंद्र ने जो काम हमें दिया था वो छोटा था और रिस्क भी कम था, इसलिए हमने स्वीकार कर लिया। उसके पास तुम्हें हायर करने के लिए इतने पैसे थे? आरव ने उत्सुकता से पूछा। कहा जा रहा है कि उसने अपनी सारी शेयर बेच दिए थे। सुमित ने कहा, उतना ही पैसा था कि ये छोटा काम करवा सके। छोटा काम? बोलते ही सुमित को कुछ अजीब लगा। ये छोटा काम कैसे हुआ? जिसे रोकना था वो तो सामने खड़ा है। वो कुछ और कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल पाए और वो चुपचाप खड़ा रहा। आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मन में सोचा कि वीरेंद्र ने श्रृंगार इंटरनेशनल के अपने सारे शेयर बेचकर इतने पैसे जुटाए होंगे कि इन भाड़े के सैनिकों को हायर कर सके। ये सोचकर उसे हंसी आ गई। जिन भाड़े के सैनिकों पर उसने सब कुछ दांव पर लगाया वो तो उसके अपने ही अधीनस्थ निकले। वीरेंद्र की बदकिस्मती की हद थी। सुमित, तुम अपने भाइयों को लेकर जा सकते हो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, आरव ने कहा। प्लूटो साहब, क्या आपको वीरेंद्र को खत्म करवाना है? अगर आप खुद करेंगे तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। सुमित की आंखों में खून का जुनून था। उसके मन में था कि इस बेवकूफ बूढ़े को गोलियों से छलनी कर दूं। डेथ गॉड को नर्क भेजना, ये मजाक है क्या? नर्क तो प्लूटो साहब की मौज मस्ती की जगह है। आरव ने सिर हिलाया। उसे बांध दो और किसी कोने में फेंक दो, बाकी मैं देख लूंगा। जितना ज्यादा तुम लोग यहाँ रहोगे उतना ही येलो फ्लेम आयरन ब्रिगेड को शक होगा। आदेश का पालन करेंगे प्लूटो साहब। सुमित ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आदेश मानना उनका धर्म था और ये आदेश सबसे ऊंचे स्तर से था। वीरेंद्र, जो पहले ही परेशानी में था, अब और चिढ़ गया। ये मूर्ख सैनिक पैसे लेकर भी अपने ग्राहक पर बंदूक तानते हैं। अगर उसे उनकी जरूरत न होती और वो लड़ सकता तो उन्हें कई बार छुरा मार देता। उसी वक्त उसने सुमित को बिना भाव के अपनी ओर आते देखा और झट से मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर सुमित, उस हरामी को पकड़ा कि नहीं? सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने वियतनामी में अपने दो सबसे करीबी साथियों से कुछ कहा और उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। कुछ ही पल में उन्होंने वीरेंद्र को एक रस्सी से कसकर बांध दिया। वीरेंद्र की ताकत उनके लिए कोई चुनौती नहीं थी। उसे पूरी तरह बांधकर जमीन पर पटक दिया गया। तुम्हारी मूर्खता ने तुम्हें बहुत पहले ही नर्क में भेज देना चाहिए था, सुमित ने अंग्रेजी में गुस्से से कहा, फिर एक जोरदार लात मारकर उसे बेहोश कर दिया। सब कुछ हो जाने के बाद सुमित ने सीटी बजाई और देखते ही देखते चारों ओर से भाड़े के सैनिक सामने आए और सलाम ठोका। सुमित ने आदेश दिया और सबने एक नारा लगाया जिसका मतलब केवल वही जानते थे। जास्मिन और अर्पिता हैरानी में पड़ गई। जिन लोगों ने उन्हें किडनैप किया था वो अब पलक झपकते ही गायब हो गए। इसी बीच आरव उसी सहज मुस्कान के साथ वहां आया। चेहरे पर संतोष भरी शांति थी। आरव, ये सब क्या है? अर्पिता से रहा नहीं गया। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अर्पिता, पहले इन रस्सियों को खोलने दो, फिर आराम से बात करेंगे। तुम्हें दर्द भले न हो, लेकिन मुझे लगता है मेरी प्यारी जास्मिन को तकलीफ हो रही होगी। उसने जास्मिन को प्यार से देखा और बड़ी कुशलता से रस्सियों को खोलने लगा। जास्मिन ने उसे गहराई से देखा और शांत स्वर में बोली, तुमने ये उनसे भी तेजी से खोला है। आरव थोड़ा अचकचाया, फिर हंसते हुए मन में सोचा, ये तो मेरा रोज का काम है। दोनों महिलाओं को बांध से आजाद करने के बाद वे धीरे धीरे उठी, अपनी बाहें सहलाई और एक बार फिर हैरानी से आरव को देखा। आखिर उसने ये सब कैसे संभाल लिया? मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सवाल है, आरव ने कहा, लेकिन पहले बाहर खड़ी कार में बैठो। मैं तुम दोनों को पहले अस्पताल ले चलता हूँ, फिर सब विस्तार से बताऊंगा। तो फिर वो, जास्मिन ने फर्श पर बेहोश पड़े वीरेंद्र की ओर देखकर पूछा। आरव ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुम अब भी उसके लिए दया दिखाना चाहती हो? जास्मिन एक पल को चुप रही, फिर अपनी आंखें बंद की। जब दोबारा खोली तो उनमें एक सख्त निर्णय और ठंडापन झलक रहा था।
सिर हिलाते हुए बोली, चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल ऑडियो टून को।